नमस्कार दोस्तों। अब हम झूठे सच के भाग 2 के अगले वीडियो में पहुंच चुके हैं, यानी उसके खंड 2 के वीडियो की श्रृंखला में अगली कड़ी में पहुंच चुके हैं। अभी हम खंड 2 के 9वें प्रकरण में पहुंच चुके हैं, तो चलिए इसको आरंभ करते हैं। 31 मार्च की संध्या को सारे शरणार्थी कैंप बंद करवा दिए गए, परंतु पुनर्वास विभाग के दफ्तर में काम और अधिक बढ़ गया। दफ्तर में कर्ज देने और पाकिस्तान के शरणार्थियों की छूट गई संपत्ति के दावों को निपटाने का बहुत बड़ा काम प्रारंभ हो गया। यानी जो पाकिस्तान जो शरणार्थी थे उनको वो अपनी वस्तुओं को छोड़ के चले गए थे, तो उन पर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया था या फिर दावा लगाया था कि ये मेरा है, तो इसके बहुत सारे मामले थे। तो इसके कारण इस विभाग का काम बहुत बढ़ गया था, यानी पुनर्वास विभाग का काम बहुत बढ़ गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एक दावे पर शीलो के पति का नाम देख तारा ठिठक गई। यहाँ देखिए, तारा इन दावों का काम देख रही थी, क्योंकि वो इस विभाग में काम करती थी, तो इसका काम देख रही थी। तो जब उसने देखा कि एक दावे में शीलो के पति का नाम है, तो वो थोड़ा स्तब्ध रह गई। वह शीलो से मिलने के लिए बेचैन हो उठी। वह शीलो के घर पहुंची तो शीलो उसे देख अवाक रह गई, क्योंकि शीलो को अब तक पता था कि तारा मर चुकी है। तो जब वह तारा को देखती तो वो अवाक रह जाती है। फिर दोनों बहनों ने अपनी अपनी आप बीती सुनाई। ठीक है, तारा नब्बू और हाफिज़ जी के प्रश्न को छिपा गई। हाफिज़ वही व्यक्ति था जिसने उसको आश्रय दिया था कुछ समय के लिए। उसके बाद मतलब जिस मोहल्ले में उसको मतलब क्या बोलते हैं, जिस मोहल्ले में उसको बंदी बना के लाया गया था, उसे अंत में जिस व्यक्ति के पास छोड़ दिया गया उसका नाम हाफिज़ था। तो इस प्रसंग को छुपा गई और शीलो ने तारा को बताया कि रतन कई बार एक सेकेंड मतलब शीलो ने अपनी बहन तारा को बताया कि रतन कई बार रुपए पैसे से उसकी सहायता की मतलब रतन ने कई बार रुपए पैसे से उसकी सहायता की थी, जिसके कारण उसका पति उससे नाराज़ हो गया है। और सास ने कहा है कि बच्चा रतन का ही है। मतलब देखिए, भारतीय समाज में की विडंबना यही है कि बहू जब एक दो चार शब्द अपने किसी पराये मर्द से बात करने लगती है, तो पति को और घर वालों को लगने लगता है कि ये एक उल्टा है, यानी स्लट है, यानी चरित्रहीन है। और उस पर नाना प्रकार के ना जाने क्या क्या आरोप जाने लगते हैं। वैसे सिलो पर भी आरोप लगाने जाने लगे कि तेरा और रतन का कोई संबंध है। उसका पति उसे हाँ ठीक है, तो हो गया। अब भी रतन महीने में एक बार उससे मिलने आ जाता है। सारे घर वाले इस बात से शीलो के खिलाफ हो गए हैं। शीलो ने यह बताया कि अब उसे उसका पति नहीं सुहाता, हमेशा लड़ता रुलाता है। और तारा उसे सांत्वना और अपना पता और फ़ोन नंबर देकर लौट आई। यानी तारा गई थी उसके घर शीलो से मिलने, क्योंकि उसको शीलो का पता मिल गया था। पूरी उसको जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि शीलो के पति ने दावा किया था, तो शीलो की जानकारी तो मिलना स्वाभाविक सी है। तो शीलो के घर मिलने गई, तो इस पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा कि चूँकि जो तारा थी वो पुनर्वास विभाग में काम करती थी। जब शेल्टर बंद कर दिए गए तो बहुत बड़ा काम चालू हो गया, जो तमाम तरीके के लोगों ने जो दावे किए थे संपत्ति पर, तो उनको निपटाना था। तो शीलो के पति का दावा भी उनमें से एक था। तो जब वो उसने पढ़ा तो वो थोड़ा अचंभित हो गई और शीलो के पास मिलने पहुंची। और शीलो से मिलकर उसके जीवन के बारे में पूरी मतलब उसकी स्थिति की यथा स्थिति के बारे में पता चला। और उसके बाद उसके वैवाहिक संबंध के बारे में पता चला। उसके बाद वो लौट आई, यानी तारा अपने घर चली गई, यानी घर यानी अपने जो भी जहाँ रहती थी दिल्ली के जिस क्षेत्र में। अब आगे देखते हैं। दूसरे दिन तारा को नरोत्तम का पत्र मिला कि उसकी बदली दिल्ली हो गई है। देखिए, नरोत्तम क्या था? नरोत्तम जो था वो एक फैक्ट्री में काम करता था। मैं जैसे कि बता चुका हूँ, वो एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वो संभवतः वो फैक्ट्री दिल्ली से थोड़ी दूर थी। तो उसका हस्तांतरण था, वो दिल्ली हो गया था। अब वह दिल्ली आकर संध्या समय तारा से मिलने लगा था, यानी नरोत्तम तारा से मिलने लगा था। अब यहाँ बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नरोत्तम कौन था? तारा जिस घर में रहती थी, यानी
जो मिस्टर अगरवाला जो थे, उनके जो पति थे, उनके जो मतलब मिस्टर अग्रवाल की जो पहली पत्नी थी, उसका उसके बच्चे का नाम यानी उसके बेटे का नाम नरोत्तम था। मतलब वही, ये नरोत्तम वही है। मिस्टर अग्रवाला के पहली पत्नी का संतान नरोत्तम है, ठीक है। तो मतलब तारा और नरोत्तम, जब तारा मिस्टर अग्रवाल के यहाँ रहने लगी थी, तो तारा और नरोत्तम का संबंध वहीं से है। तो यहाँ उसी मतलब यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक था, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इसका संबंध कहाँ से है। तो तारा और नरोत्तम साफ साफ बात है कि मिलने लगे, क्योंकि नरोत्तम आ गया था दिल्ली। एक दिन नरोत्तम ने उससे कहा कि यदि तारा अनुमति दे दे तो वह तारा से वचनबद्ध होकर रावत जी की लड़की नीलम से विवाह करने से इनकार कर दे। रावत बहुत जोर दे रहे थे, परंतु तारा ने कहा कि वह उसे अपना भाई मानती है, ठीक है। नरोत्तम ने सदा के लिए अपनी बात वापस ले ली। देखिए, रावत जी एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, और उनकी एक रावत जी कौन है बता देता हूँ कि ये संभवतः मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मिस्टर अग्रवाल के यहाँ मिस्टर अग्रवाल नहीं, ये इनका मतलब रावत जी का परिचय तारा से था। और वो मिस्टर अग्रवाल के यहाँ आते जाते रहते थे, तो उन्हें अपनी लड़की के लिए नरोत्तम योग्य वर लगता था, और वो अपनी बेटी नीलम का विवाह उससे कराना चाहते थे। लेकिन जो नरोत्तम था वो तो तारा की ओर आकृष्ट था, तो वह तारा को पसंद करता था। लेकिन और ये तारा ये बात जानती थी ये ध्यान रखिएगा, तारा ये बात जानती थी पहले से। लेकिन वो नरोत्तम से विवाह नहीं करना चाहती थी। जब नरोत्तम ने कहा कि देखो तारा, अगर तुम हाँ कर दो तो मैं पूरी दुनिया को अलट पलट कर दूंगा, यानी मतलब जब होता है ना, तो ये एक बार तुम हाँ कर दो तो मैं दुनिया को अलट पलट दूंगा। तो वैसा ही कुछ नरोत्तम ने कहा कि अगर तुम हाँ कर दो तो ये रावत जी क्या कर लेंगे, इनकी बेटी से मैं बेटी का जो विवाह प्रस्ताव है उसको ठुकरा दूंगा, सब चीज़ कर दूंगा तुम्हारे लिए। क्योंकि बड़े व्यक्ति के घर में जाना कोई मतलब बड़े व्यक्ति का दामाद बनना कोई छोटी बात नहीं होती समझ रहे हैं आप। तो बहुत बड़ा प्रस्ताव था इसके पास, नरोत्तम के पास। लेकिन जो तारा थी उसने इनकार कर दिया। इस घटना और देखिए कहा भी क्या कि वह मतलब तारा उसे अपना भाई मानती है, ये जानबूझकर उसने कहा ताकि वो उसके बारे में जीवन भर में ना सोच सके। मतलब जब बोलते हैं कि कभी कभी लड़कियां किसी को रक्षाबंधन इसलिए भी बांधती है ताकि वो हम पर बुरी नज़र ना रखे, ऐसा मैंने देखा है। क्या बोलते हैं, हाँ, इस घटना के 4 दिन बाद तारा को सुबह फ़ोन मिला कि शीलो उसे तुरंत बुला रही है। तारा के पहुंचने पर शीलो ने कहा कि वह उसके लड़के को अपने साथ ले जाए। उसके पति ने अपने बाप के घर चले जाने के लिए कह दिया है। सोचिए कितनी बड़ी विडम्बना है। मतलब उसके जो शीलो का पति है वो बोल रहा है अपने छोटे बच्चे को कि तुम अपने बाप के घर यानी रतन के घर चले जाओ। यानी उसका पति भी यह स्वीकारता है यानी मानता है, यानी उसकी कल्पना है कि उसकी पत्नी का रतन से गैर नाजायज़ संबंध है, ठीक है। तो उसके बाद तारा जाकर अब तारा जब शीलो मतलब तारा माफ़ कीजिएगा, जब तारा शीलो की ये परेशानी सुनती है तो माफ़ कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ सही तो बोल रहा हूँ। जब तारा शीलो की परेशानी सुनती है कि उसका पति ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो तारा क्या करती है कि तारा सबसे पहले रतन से बात करती है। रतन शीलो को रखने के लिए तैयार हो जाता है यानी तैयार हो गया, और शीलो उसके घर चली गई, ठीक है। शीलो और रतन प्रसन्न और संतुष्ट थे, यानी चुपचाप रतन ने शीलो को स्वीकार कर लिया कि तुम आ सकती है मेरे घर और अपने बच्चे को लेकर। और दोनों एक दूसरे मतलब ठीक ठाक रहने लगे, उनको कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। एक दिन तारा और मर्सी याद रखिएगा, मर्सी कौन है, मर्सी वही महिला है जो तारा के साथ एक कमरे में रहती है। और बातें मतलब तारा और मर्सी चाय पीते हुए बातें कर रही थी। माथुर आ गया। माथुर कौन था, माथुर जो मिस्टर चड्ढा कौन है, चड्ढा है मर्सी का प्रेमी है एक, जो कि नरोत्तम संभवतः
जयदेवपुरी किसका, एक सेकंड में यहाँ तो लिखा हूँ, हाँ। न चड्ढा कौन है, नरोत्तम का जो पुराने मास्टर हैं और मर्सी का प्रेमी है। तो जो माथुर है वो चड्ढा का पुराना सहयोगी है, ठीक है। दोनों मतलब दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पुराने सहयोगी हैं। उसने कहा कि कांग्रेस और नौकरशाही में कुनबा परस्ती और भ्रष्टाचार भर गया है। यानी कौन बोल रहा है, माथुर बोल रहा है कि कांग्रेस में नौकरशाही, कांग्रेस और नौकरशाही में कुनबा परस्ती और भ्रष्टाचार भर गया है। मर्सी ने कहा कि आज़ादी क्या हुई, पूंजीपतियों के हौसले और प्रभाव बढ़ गया। माथुर को तारा से सहानुभूति हो गई, वह उसका विवाह कराने की फिक्र में जुट गया, ठीक है। तो ये सब अपने अपना विचार कर रहे हैं, तो सब लोग एक दूसरे, अब मतलब माथुर भी अपना विचार रख रहा है, मर्सी भी अपना विचार रख रही है। और जब माथुर देखता है तारा की स्थिति, तो उसको बड़ी सहानुभूति होती है तारा से, और वह उसका विवाह कराने के लिए जुट जाता है। आमतौर पर पुरुषों की यही समस्या होती है कि वह किसी भी स्त्री को अकेला देखकर उसके विवाह के बारे में ही सोचने लगते हैं। आप सोचिए ना, कहीं बस किसी स्त्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न क्या पूछा जाता है, तुम्हारा पति कहाँ है और तुम्हारी विवाह हुआ है कि नहीं। हमने स्त्रियों को उनकी अस्मिता, मतलब हमने स्त्रियों की अस्मिता उनके पतियों से जोड़ कर रख ली है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी खराबी है, या फिर विडंबना है कि हम स्त्री की पहचान उसके विवाह, उसके बच्चे, उसके पति से देखते हैं। कितनी गलत बात है। उसने तारा का परिचय, मतलब जो माथुर जी थे उन्होंने तारा का परिचय नित्यानंद तिवारी से करवा दिया, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतिहास के लेक्चरर थे, ठीक है, लेक्चरर था, ठीक है। तो ये जो माथुर जी हैं वो लगे पड़े थे कि कैसे भी करके जो तारा है उसका कुछ सेट हो। तो उन्होंने क्या किया कि एक अलीगढ़ का बंदा था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, जिसका नाम था नित्यानंद तिवारी। उन्होंने क्या किया कि इससे बात करा दिया, उसका मतलब तारा को बात करा दिया। और तारा से वो मिलने आने लगा, यानी नित्यानंद तिवारी अलीगढ़ में रहता था, तो अलीगढ़ से वो मिलने आने लगा तारा को। परंतु तारा अपने विवाह के प्रसंग को सदैव टाल टाल जाती, यानी तारा हमेशा झेल रही थी कि बस ऐसा ही है कि अब वो विवाह के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उसने देख लिया था जीवन को, जिस तरह सोमराज ने उसको पीटा था विवाह के पहले दिन ही, केवल इस बात पर कि तुमने मुझे मतलब तुमने मेरे साथ विवाह करने से इनकार क्यों किया, नाराज़गी। और इस नाराज़गी को उसने अपने गुस्से से, मतलब नाराज़गी को पीट कर व्यक्त किया, ठीक है। तो अब हम इसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं 10वें प्रकरण में। तो चलिए, अब इतना सारा पढ़ चुके हैं हम, उसमें हमने लगभग 16 कितने प्रकरण थे उतने पढ़े। इसके बाद हम इसमें के 10वें प्रकरण पहुंच चुके हैं, अभी ये 10 प्रकरण लगभग और बचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1948 में जालंधर में पुरी की सोमराज से भेंट हुई, भेंट हो गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा 1948, मतलब कहानी के लिए बोल रहा हूँ कि 1948 में जालंधर में पूरी यानी जयदेवपुरी की सोमराज से भेंट हो गई थी, यानी चूँकि तारा का पति सोमराज था, तो पूरी की जो भेंट हो गई थी सोमराज से हो गई थी। उसके पिता सुखलाल का देहांत हो गया था, मतलब सोमराज का जो पिता था सुखलाल, उसका देहांत हो चुका था। मास्टर जी आदि उसके यहाँ मातम फुर्सी यानी मातम मनाने के लिए चले गए। पूरी अब सूत जी का दाहिना हाथ और एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था, यानी उसके अखबार के कारण उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। सोमराज ने पूरी के प्रति आदर और आत्मीयता प्रकट की। सोमराज ने पूरी के प्रति आदर और आत्मीयता प्रकट की, ठीक है, मतलब दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। दोनों परिवारों में आना जाना प्रारंभ आरंभ हो गया। सोमराज को अपने चचेरे भाई की पत्नी शांति से अनुचित संबंध था। सोमराज का अपने चचेरे भाई की पत्नी शांति से अनुचित यौन संबंध था, मतलब संबंध था जो भी है। तो देखिए, अब ये जयदेवपुरी पहले से जानता है, वो जानता है कि ये बीए फेल व्यक्ति है। दूसरी बात, ये चरित्रहीन है, हमेशा लड़कियों के पीछे घूमते रहता है। वो उसके जयदेवपुरी को बहुत पहले से पता है, और तारा को भी पहले से ही पता था, लेकिन अब उसका मजबूरी में विवाह कर दिया गया। उसकी भाई ने भी एक भी उसकी नहीं सुनी, उसकी ना उस परिवार तो बहुत दूर की बात है, माता पिता तो बहुत दुश्मन ही होते हैं आमतौर पर बच्चे के, उस समय होते थे, अभी भी कई मामलों में होते ही हैं, क्योंकि उनमें उनको स्वयं ही स्पष्टता नहीं होती, तो वो बच्चों के जीवन में स्पष्टता या फिर
बच्चों की जो अपनी ही भलाई नहीं कर सकता, वो दूसरों की भलाई कैसे करेगा? सामान्य सी बात है। तो आगे देखते हैं, उसके घर वाले इसके लिए उसकी आलोचना और निंदा करते हैं। मतलब जो सोमराज का अपने चचेरे भाई की पत्नी से, यानी अपनी मतलब एक तरह से बहू बोलते हैं ना, छोटे भाई की पत्नी को हाँ बहू ही बोलते हैं। तो बहू से जो संबंध था, तो मतलब जो संबंध था उसके कारण उसके घर में आलोचना होती थी। सोमराज प्रायः पुरी के पास आने लगा, यानी सोमराज और पुरी के संबंध अच्छे बनने लगे थे। ठीक है। सूत जी मंत्रिमंडल में ले लिए गए थे। सूत जी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी, वो मंत्रिमंडल में ले लिए गए थे। वह शिमला में रहते थे, याद रखिएगा। सूत जी जालंधर में नहीं रहते थे, शिमला में रहते थे। जालंधर में पुरी उनका प्रतिनिधि था। एक दिन दिल्ली से, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है भाई, ठीक है। एक दिन किधर गया, एक दिन दिल्ली से गोविंद राम ने पुरी को पत्र लिखा कि तारा जीवित है। एक दिन दिल्ली से गोविंद राम ने, अच्छा गोविंद राम कोई व्यक्ति रहा होगा, पुरी को पत्र लिखा कि तारा जीवित है। ठीक है। तारा मतलब पुरी को अभी तक पता नहीं, अभी उसको अभी तक अपने परिवार का पता चल गया है, मतलब अपने माता पिता का पता चल गया है और कनक का पता चल गया है, लेकिन उसको तारा का पता नहीं था। तो तारा, रुकिए, तारा का पता, हाँ तारा का पता नहीं था। तारा का पता नहीं था और 350 माहवार की नौकरी कर रही है। मतलब उसको पता चला कि नौकरी भी मिल गया है। उन्होंने तारा की खूब प्रशंसा की थी। पत्र पढ़कर कनक बड़ी प्रसन्न हुई। पत्र पढ़कर कनक बहुत प्रसन्न हुई। उसने पुरी से कहा कि वह पत्र लिखकर तारा को फौरन बुला ले। पुरी ने उत्तर दिया कि अभी तारा के यहाँ आ जाने से सोमराज आदि उधम उठा देंगे, इसलिए पहले पत्र लिखकर तारा से सारी स्थिति मालूम कर ली जाए। कनक ने मौन विरोध में मुंह फेर लिया। इस घटना ने उसके सामने पुरी का असली रूप प्रकट कर दिया। वह तारा के रूप में स्वयं को अपमानित समझने लगी। कनक उससे खिंची खिंची सी रहने लगी, यानी अपने पति से खिंची खिंची रहने लगी। 3 सप्ताह बाद पुरी ने उसे बताया कि तारा ने उसके पत्र का उत्तर तक नहीं दिया। कनक ने स्वयं पत्र डालने की बात कही। मतलब इस पर फिर बात बढ़ गई। संबंध कटु हो गए। पुरी का सार्वजनिक जीवन बढ़ गया था। वह बाहर व्यस्त रहता और घर में कनक को उदासीनता, मतलब अच्छा ये महातारा दिख नहीं रहा था यहाँ पर, सॉरी। और घर में कनक की उदासीनता उसे परेशान किए रही थी। अच्छा ठीक है, मतलब देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि उसे एक यहाँ पर स्टिक करना चाहिए मुझे, मतलब कर ही लेता हूँ। ये देखिए, जो ये गोविंद जी हैं, ये दिल्ली से पत्र लिखते हैं। एक दिन दिल्ली से हाँ मतलब दिल्ली से इन्होंने पत्र लिखा जालंधर यानी जयदेवपुरी के पास कि तुम्हारी बहन तारा जीवित है और नौकरी कर रही है। तब इससे तो भाई बहन मतलब जो जयदेवपुरी हो तो खुद प्रसन्न होगा ही, साथ ही उसकी जो पत्नी है यानी कनक बहुत प्रसन्न होती है। और कनक कहती है कि तुरंत तुम अपनी बहन को पत्र लिखो और उसे यहाँ दिल्ली बुला लो, सॉरी जालंधर बुला लो। तारा तो दिल्ली में रहती थी ना, ये लोग जालंधर में रहते थे। तो कनक ने कहा कि तुम बुला लो उसको तुरंत जालंधर। और अभी तक जो पुरी था उसको उस मतलब उसका आना जाना बढ़ चुका था सोमराज के साथ यानी तारा के पति के साथ। तो जयदेवपुरी ने कहा कि अगर तारा के जीवित होने की सूचना अगर उसके पूर्व पति सोमराज को हो जाए, जो अभी तक सोच रहे हैं कि तारा मर चुकी है, मतलब सोमराज के परिवार वालों को पता, मतलब उनका अनुमान है, मतलब उनको इस बात की सूचना है, मतलब सूचना नहीं कहना चाहिए उन्हें, उनको इस बात का अंदाज़ा है, मतलब उनकी कल्पना है कि संभवतः जब उनके घर में मुसलमानों का हमला हुआ था तो संभवतः घर से कूदी तो उसकी मृत्यु हो गई होगी, ऐसा उनके परिवार वालों का मानना है, सोमराज के परिवार वालों का। तो अब तो पुरी का यह तर्क है कि अगर तारा को भी हम बुला लें और सोमराज ने उसे देख लिया या फिर उसे जानकारी मिल गई कि तारा जीवित है तो वो धम मचा देगा, यानी पुनः तारा को बुला लेगा और
जयदेवपुरी नहीं चाहता कि फिर इनके बीच संबंध हो, क्योंकि उसे संभवतः उसे सोमराज के बारे में पता है। और मुझे समझ नहीं आता कि अगर उसे सोमराज के बारे में इतना ही पता है तो उसका उसके साथ इतना गहरा संबंध कैसे हुआ, कैसे, मुझे ये बात परेशान कर रही है। ये संभवतः उपन्यास को अच्छी तरह पढ़ने पर पूरी हो सकती है, क्योंकि अभी सारांश में जो व्यक्तित्वों का मतलब सारांश में पूरे कथन नहीं होने के कारण हम किसी पात्र के व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते पूरी तरह से। तो ये मैंने बता दिया कि कनक बोल रही है कि आप बुला लीजिए, लेकिन जयदेवपुरी बोल रहा है कि अभी पता चल गया ना सोमराज को, तो परेशानी बढ़ जाएगी, तो अभी रहने दो। अभी पहले पता कर लेते हैं कि कनक की स्थिति क्या है, उसकी यथास्थिति जान लेते हैं, उसके बाद बुलाएंगे। अब इसके लिए एक जयदेवपुरी ने तारा को, यानी तारा को जो दिल्ली में थी, उसको पत्र लिखा कि कैसी कैसी स्थिति है। लेकिन तारा भी थी कि तारा ने उत्तर नहीं दिया अपने भाई का, ठीक है, जयदेवपुरी तो उसका भाई था ना, तो उसको भाई को उत्तर देना उसने मुनासिब नहीं समझा। और उसका कारण भी था क्योंकि अपने भाई से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। सोचिए उसके भाई ने उदासीन होकर उसका विवाह ज़बरदस्ती सोमराज जैसे लीचड़ किस्म के इंसान से होने दिया था। तो वो अपने भाई से बहुत नाराज़ थी। अब कोई भाई इस तरह हरकत करेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहन का भाई के प्रति सम्मान रह जाएगा। तो एक तरह से उसने पत्र नहीं लिखा, तो मेरी दृष्टि में तो इतना गुस्सा होना ही चाहिए व्यक्ति में कि ठीक है। अब इसके बाद अब इस जब इन दोनों के मतलब जब मतलब ये घटना घटी, उसके बाद कनक चाहती थी कि वो स्वयं पत्र लिखकर तारा से सब बातचीत करे, लेकिन इसी मामले को लेकर घर में विवाद छिड़ गया और कनक और जयदेवपुरी की जो कटुता थी वो और बढ़ गई। एक दिन पुरी ने यानी जयदेवपुरी ने कनक को अरे यार वो सॉरी एक दिन जयदेवपुरी ने कनक को भरे दिल से बहुत समझाया, अच्छा मतलब अपनी पत्नी को समझाया कि वह तारा के भले के लिए ही जलंधर नहीं मतलब वह तारा के भले के लिए ही उसे जालंधर नहीं बुलाना चाहता। कनक चाहे तो दिल्ली जाकर स्वयं तारा से मिल आए। अच्छा मतलब वो अपनी पत्नी को समझा रहा था क्योंकि उनके बीच की कटुता बढ़ गई थी। तो मतलब तारा से बोल रहा था, देखो अगर मैं बुला सकता हूँ लेकिन इससे परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं बुला रहा हूँ। वो अपनी पत्नी से बोल रहा है ऐसा। और कनक और ये भी जयदेवपुरी यह भी कह रहा है कि अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकती हो, बिल्कुल तुम जाओ, दिल्ली से मिल के आओ, ठीक है। तो मार्च 1951 में पुराना मकान छोड़ मॉडल नहीं है, मॉडल है, ठीक है, जो भी है, मॉडल टाउन में एक नया मकान में आ गया, ठीक है। उसने यह मकान 2,500 रुपये सालाना की किस्त पर लिया था, यानी बहुत महंगा पड़ा था उसको। 2,500 उस समय की बात बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस समय तो 100 एकड़ में गाँव में खेत आते थे, एक 50 रुपये 40 रुपये में खेत आते थे। तो सोचिए कितना बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो उसने बहुत महंगे में मॉडल टाउन में घर लिया था, जो कि जालंधर का एक क्षेत्र था। याद रखिए जलंधर के ही दूसरे क्षेत्र में उसने घर लिया है। मगर नए मकान में आ जाने से खर्च बढ़ गया। इसी उलझन में वह कभी कभी कनक पर झुंझला उठता, यानी वो कभी कभी इसका दोष अपनी पत्नी को भी देने लगता। एक दिन सूरज प्रकाश नामक उसके परिचित एक प्रकाशक ने पुरी से आग्रह किया कि वह उससे रुपये उधार लेकर अपनी प्रेस में एक और नई मशीन लगा ले। पुरी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पूरी टेक्स्ट बुक्स कमेटी का सदस्य भी था। याद देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में तो कहानी में उतना ट्विस्ट नहीं है। बस ये याद रखिए कि जो जयदेवपुरी है वो अपनी पत्नी को समझाता है कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, मतलब मैं अपनी बहन तारा का भला ही चाहता हूँ, और लेकिन उनके बीच कटुता बनी रहती है। और ये कटुता तब और बढ़ जाती है जब उनका घर बदलता है। वो अपने घर को छोड़कर एक दूसरे मतलब जालंधर के दूसरे क्षेत्र में जिसका नाम है मॉडल टाउन में मकान लेते हैं। और उस मकान इतना महंगा पड़ता है कि उनको हर साल लगभग 2,500 रुपये देना पड़ता है, मतलब बहुत महंगा घर खरीदा था। तो अब संभवतः इस घर को लेने में जो उनकी पत्नी है यानी कनक की भी इच्छा रही होगी।
तो इसके कारण वो जब भी झुंझला उठता था तो कनक को दोष देने लगता था कि तुम्हारे कारण ही तो सब हो रहा है, इतना किस्त चढ़ गया और ये फलाना ढिमकाना। पति लोग आमतौर पर निर्णय देते समय पत्नियों की राय ले लेते हैं, लेकिन जब कुछ हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो दोष देने के लिए दूसरों को ढूंढ कर यानी अपनी पत्नियों को ढूंढने लगते हैं, दोष के लिए दोषी ठहराते हैं। और ठीक है, पंजाब मंत्रिमंडल की भीतरी दलबंदी और मतभेदों के कारण कांग्रेसी मंत्रिमंडल का शासन चलाना असंभव हो गया। ठीक है, मतलब पंजाब के मंत्रिमंडल में जो दल बदली है, यानी इस पार्टी से उस पार्टी में जो जाने का जो काम धाम है, वो इतना बढ़ गया और मतभेद इतने बढ़ गए कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का शासन चलाना बहुत मुश्किल हो गया। गवर्नर ने स्वयं शासन संभाल लिया। सारे देश की जनता नए शासन के भ्रष्टाचार और पुनःप्रस्ति आदि से बहुत परेशान हो रही थी। ठीक है, देश की आज़ादी के बाद बहुत विकराल स्थिति पैदा हो गई थी। पुराने अंग्रेज भक्त कांग्रेस के सदस्य बन उसमें घुस गए थे। लोग धारा सभा के सदस्य यानी पंजाब का जो मंत्रिमंडल है उसको धारा सभा कहा जाता था, को MLAN कह घृणा से मैल कहने लगे। MALN, इसका मतलब तो नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मतलब मैल कहने लगे, इतना याद रखिए। नए उभरते संगठनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कम्युनिस्टों आदि ने कांग्रेस के प्रति विद्रोह कर कांग्रेस को कुचल डालने का अवसर दे दिया। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ बस मैंने त्रुटि कर दी। नए उभरते संगठनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कम्युनिस्टों आदि ने कांग्रेस के प्रति विद्रोह कर कांग्रेस को उन्हें कुचल डालने का अवसर दे दिया था। यानी चूँकि कांग्रेस के विरोध में जो संगठन थे जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब खड़े हो रहे थे, तो इससे कांग्रेस को मौका मिल गया था ये जो संगठन है इनको दबा दिया जाए। तो उसके पास मौका था, उसके पास शक्ति भी थी। तो सारे देश की जनता कांग्रेस से असंतुष्ट और निराश थी, परंतु कांग्रेस में सूर्य जैसे नेता भी थे जो जड़ जमीन धन आदि के मोह से मुक्त थे। यद्यपि उनके समर्थक लाभ उठाते रहते थे, यानी उनके समर्थक उनके जैसे साफ दिल के नहीं थे। उसे तथा नए लाभ उठाने के ये कहना क्या चाहता है, उठाने के इच्छुक लोग सूत जी के कट्टर समर्थक थे नहीं यार थे। ठीक है, इसलिए सूत जी नए आम चुनाव की तैयारी में जुट गए। अब सूत जी भी चुनाव लड़ने लगे थे। वह अपने अधिक से अधिक समर्थक धारासभा में भेजना चाहते थे, यानी पंजाब की विधानसभा में भेजना चाहते थे। वह पुरी को भी टिकट दिला देना चाहते थे। अच्छा, मतलब वो चाहते थे कि पुरी भी खड़ा हो, क्योंकि पुरी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी उसके पत्र के माध्यम से। परंतु कनक और गिल इस विचार के विरोधी थे, यानी कनक और गिल को लगता था कि पुरी इसके लिए उपयुक्त नहीं है और वो नहीं चाहते थे कि पुरी राजनीति में जाए। परंतु पुरी इसके लिए उत्सुक और इच्छुक था। वह अपने और सूत जी के समर्थन के लिए नाजिर, ठीक है, नाजिर बोले या नाजिर बोले, मुझे तो नाजिर लगता है कि नाजिर होना चाहिए। तो नाजिर का पूरा उपयोग करना चाहता था, यानी कि वो चुनाव के लिए मतलब वह अपने प्रचार के लिए और सूत जी के लिए समर्थन के लिए नाजिर का पूरा उपयोग करना चाहता था। अब गिल संपादक और कनक नाजिर के संचालक बन गए थे। ठीक है, तो अब संपादक के रूप में गिल संपादक बन गया था और कनक नाजिर यानी अखबार के संचालक बन गए थे। यानी इनको भी पद प्रतिष्ठा मिल गई थी, यानी जो प्रेस था उसमें गिल और कनक भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। पुरी ने अपना नाम हटा दिया था, यानी अच्छा, संभवतः पुरी ने जैसे कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया रखना पड़ता है, तो संभवतः इसीलिए उसने जो गिल को संपादक बना दिया था अखबार का और कनक को संचालक बना दिया था ताकि वह चुनाव में स्वतंत्रता पूर्वक खड़े हो सके। पुरी गिल के लेखों को पढ़कर गदगद हो जाता, यानी गिल बहुत अच्छा लिखता था और पुरी उससे बहुत प्रसन्न होता था। ठीक है,
गिल कौन है? गिल याद रखिएगा प्रीतम सिंह है, जो कि एक समय कनक का प्रेमी था। ठीक है, कनक से मिलता था, बहुत उसका मतलब एक समय उसका यार था। ठीक है। एक दिन कॉमरेड दौलत राम आज़ाद आज़ाद ठीक है, एक दिन, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लगी है। एक दिन कॉमरेड एक दिन कॉमरेड दौलत राम आज़ाद, जिसके साथ गिल ने आज़ादी के संघर्ष में खुलकर भाग लिया था, जेल से छूटकर गिल से मिलने आया था। यानी जो एक कॉमरेड था दौलत राम आज़ाद, वो प्रीतम सिंह का आज़ादी की लड़ाई में साथी था, और वह जेल चला गया था, और अभी वह जेल से छूटकर उससे मिलने आया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वह बीमार था, गुजारे की चिंता से परेशान परेशान था, मतलब उसके पास आर्थिक तंगी थी, तब वह आर्थिक रूप से बहुत मतलब आर्थिक रूप से वो कंगाल हो चुका था। ठीक है। गिल के कहने पर पूरी ने सूद जी से उसे टीन का कोटा दिला देने की सिफारिश कर दी, परंतु सूद जी ने उसका नाम कटवा कर किसी दूसरे को वह कोटा दिलवा दिया। यह जानकर कनक बहुत बिगड़ी, तो पूरी ने उसे डांट दिया। कनक और पूरी के बीच खिंचाव बढ़ता चला गया। कांता और नैयर इस बात को भाप गए, यानी उसके जी कनक की बहन और उसके जीजा जी इस बात को भाप गए। उनके समझाने पर कनक ने अपनी भूल स्वीकार कर पूरी से समझौता कर लिया। करवा चौथ के दिन दोनों ने एक थाली में खाना खाया। यानी क्या हुआ कि चूँकि दौलत राम जो था वो गिल का दोस्त था, और गिल का दोस्त था जयदेवपुरी। तो गिल ने कहा होगा अपने मित्र, मतलब दौलत राम ने कहा होगा कि मेरी स्थिति ऐसा ऐसा है गिल को। अब गिल का दोस्त था पूरी, तो गिल ने अपने मित्र से कहा, पूरी देखो, तुम्हारे जो मालिक हैं, मतलब तुम्हारे जो तुम्हारा जिनसे अच्छा परिचय है, यानी सूद जी, अगर वो कह दे तो जो मेरे मित्र हैं यानी दौलत राम आज़ाद, उनको टीन का कोटा मिल जाए। तो पूरी ने यही किया, उन्होंने सूद जी से आग्रह किया कि आप टीन का कोटा मेरे मित्र के मित्र को, यानी मतलब उनका, यानी जयदेवपुरी का मित्र कौन है? गिल है। और गिल का मित्र कौन है? दौलत राम आज़ाद। यानी जयदेवपुरी कहता है सूद जी से कि मेरे मित्र के मित्र को कोटा दिलवा दीजिए टीन का। लेकिन सिर्फ ये राजनेताओं पर भी बहुत दबाव होता है, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ों का दबाव होता है, या फिर समझौता होता है। तो वे कई कारणों से, या फिर संभवतः जानबूझकर नहीं दिलवा सके एक टीन का कोटा, और उस टीन के कोटे को उन्होंने दूसरे को दिलवा दिया। ये जानकर अब कनक को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जो कनक थी वो एक समय कम्युनिस्ट विचारधाराओं से प्रभावित थी, और गिल उसका अच्छा मित्र भी था। तो जब उसने देखा कि सूद जी ने ऐसा ऐसा कर दिया है, मतलब जिस बात के लिए आग्रह किया गया था उसके विपरीत काम कर दिया है, तो जो कनक है वो मतलब कनक और पूरी, इस बात को लेकर कनक और पूरी के बीच विवाद हो गया। कनक के जो दीदी और जीजा जी थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया। कनक समझ गए, और उसने अपने पति यानी पुरी से माफ़ी मांग ली। और इसमें वास्तव में पुरी की कोई गलती भी नहीं थी, जहाँ तक इस सारांश में जो लिखा है उसके अनुसार पुरी की कोई विशेष गलती नहीं थी, उसने तो आग्रह किया था। लेकिन अब राजनेता क्या करेंगे, अब उसको क्या पता। और कनक को भी बाद में एहसास हुआ होगा कि इसमें पुरी की गलती ही क्या है। ठीक है, अब इसके आगे आगे देखते हैं। 11वें प्रकरण में आ चुके हैं, अभी 9 प्रकरण सॉरी 10 प्रकरण बचे हुए हैं, लगभग 10। मुझे पता नहीं अभी प्रकरण इसमें है भी कितने मैं सीधा पढ़ रहा हूँ। तारा को नौकरी करते 2 वर्ष हो गए थे, अब उसके जीवन में स्थिरता आ गई थी। अच्छा, तारा 2 वर्ष बीत गए थे उसको नौकरी करते। शीलो को रतन की जिद के कारण उसके सास ससुर ने स्वीकार कर अपने घर बुला लिया।
यानी क्या हुआ कि तारा, ये तो हो गया, मतलब जो सीलो थी वो रतन के यहाँ रहने लगी थी, और रतन बार बार अपनी माता पिता, मतलब बार बार अपने माता पिता से आग्रह करके उसने अंत में अपने माता पिता को मना ही लिया शीलो के लिए। और उसके मतलब रतन के माता पिता यानी शीलो के होने वाले सास ससुर ने उसको स्वीकार कर लिया और अपने घर बुला लिया। तारा पुरी को तारा पुरी से तारा से पुरी का पता पाकर रतन ने उससे मिलने की इच्छा प्रकट की। यानी मतलब रतन से, अच्छा, तारा ने मतलब पुरी के पास पुरी का पता पाकर, अच्छा, मतलब तारा तारा इसको तारा तारा से पुरी का पता पाकर रतन ने, यानी रतन ने तारा से पुरी का पता मांगा, क्योंकि तारा को पता था पुरी रहता कहाँ है, और वो मिलना चाहता था क्योंकि वो उसका पड़ोसी था ना, मतलब जयदेवपुरी नहीं नहीं नहीं, उसका पड़ोसी नहीं था, सॉरी, ये तो उसका पड़ोसी था, तारा का पड़ोसी था, लेकिन रतन मिलना चाहता था पुरी से, और तारा ने उसका पता भी दिया था, लेकिन तारा ने मना किया कि तुम मत मिलो, ठीक है। तारा ने उसे समझाकर रोक दिया। बाद में रतन के पिता ने, अब ये बूढ़े लोग को बहुत परेशानी होती है ये सब से, तो ये सब बातों से देखिए क्या होता है आगे में। रतन के पिता ने ही तारा के संबंध में पुरी को पत्र लिखा, ठीक है। अब इसके पिता ने बीच में एंट्री मार दिया कि मैं बताता हूँ ना उसके भाई को कि तुम्हारी बहन यहाँ है, ठीक है। तो तारा ने अपने भाई का पत्र पाकर, यानी रतन के पिता ने पुरी को पत्र लिखा होगा, तो पुरी ने अपने बहन को पत्र लिखा होगा। उसके बाद ये इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तारा ने अपने भाई का पत्र पाकर खूब सोचा, और फिर मतलब गढ़े लिखा है, लेकिन गड़े रहना चाहिए, गड़े अतीत को ना उखाड़ने के लिए पत्र का उत्तर ना देना ही उचित समझा। तो ये संभवतः हमने जो पीछे पढ़ा ना कि उसने जब कनक बोलती है कि मतलब जो जयदेवपुरी बोलता है कि मैं अपनी बहन से को पत्र लिखकर पहले यथास्थिति जान लूँ, तभी हम अपनी बहन के जीवित होने की सूचना उसके पति, मतलब उसके पूर्व पति सोमराज को दें। तो उसने जब जयदेवपुरी ने तारा को पत्र लिखा, तो पत्र का उत्तर नहीं मिला, पत्र का उत्तर नहीं मिला था, जो हम पहले प्रकरण में मतलब इससे पूर्व के प्रकरण में पढ़ चुके हैं। तो जो उत्तर नहीं मिला था उसके बीच की कहानी इसमें दी है, मतलब इधर क्या हुआ वो, मतलब जयदेवपुरी और उसकी पत्नी की घर की बात दी गई थी कि उन्होंने पत्र लिखने का प्रयास किया, पत्र लिखा भी और गया भी, लेकिन उत्तर नहीं आया। तो ये उत्तर यहाँ, मतलब ये उत्तर के जो उत्तर नहीं आया, तो उसकी घटना यहाँ दी गई है कि तारा के पक्ष में क्या हुआ, मतलब तारा के दृश्य में क्या हुआ, यानी उसके उसके आसपास का माहौल कैसा था, उसके बारे में दिया है। तारा ने अपने भाई का पत्र पाकर खूब सोच, ये तो हो गया। मई 1950 में तारा सेंट्रल सेक्रेटरीट की सर्विस के चुनाव में ले ली गई, यानी वह चुनाव जीत गई। सर्विस से तारा सेंट्रल सेक्रेटरीट यानी सचिवालय केंद्र सचिवालय में सर्विस के लिए चुन ली गई। वह अंडर सेक्रेटरी के रूप में, बाबरे, अंडर सेक्रेटरी के रूप में नारी कल्याण केंद्रों की अध्यक्ष के पद पर काम करने लगी। ये बहुत बड़ा पद होता है, मतलब सोचिए, केंद्रीय सचिवालय में मतलब सर्विस के लिए ले ली गई, वो भी अंडर सेक्रेटरी के रूप में। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी के रूप में नारी कल्याण केंद्रों की अध्यक्ष के पद पर काम करने लगी। ठीक है, तो नारी कल्याण केंद्रों में अध्यक्ष के पद पर काम करने लगी। इतना बड़ा पद मिला उसे अंडर सेक्रेटरी के रूप में, सोचिए। मतलब ये होता है कि ये इसका अंडर सेक्रेटरी, एक समझिए कि अब जो भी है छोड़िए, इसको बताऊंगा तो समझ जाएगा। उसका वेतन बढ़ गया। जुलाई में चड्ढा अपने अज्ञातवास को प्रकट हो गया, यानी चड्ढा चूँकि फरार था तो वो अपने अज्ञातवास को त्याग कर वह प्रकट हो गया, यानी और मर्सी ने उसे अपने साथ रख लिया। ठीक है, मतलब अब घर में 3 लोग हो गए। तारा और मर्सी तो एक ही साथ रहते थे। अब उनके घर में एक आदमी और इंटर कर गया। कौन? मिस्टर चड्ढा। ठीक है, अब यहाँ माथुर और अन्य कॉमरेड आते और बहसें होती रहती। ठीक है, होती रहती।
माथुर कम्युनिस्टों पर बाहर से प्रेरणा और सहायता लेने का आरोप लगाता और चड्ढा उसका उत्तर देता। वहाँ का यह जमघट और बहसबाजी देख तारा ऊब उठी। अब उसके बाद क्या है, किसी दूसरी जगह रहने के लिए मकान तलाशने लगी। उसके डिप्टी सेक्रेटरी बत्रा मेहता ने भी सलाह दी, ने भी यही सलाह दी, ठीक है। मतलब जब इतना बहस का वातावरण था और वो सरकारी नौकरी में थी, तो इन सब चीज़ों में उसकी उसकी गतिविधि होना उसके लिए हानिकारक हो सकती थी। तो उसके डिप्टी सेक्रेटरी ने भी सलाह दिया, यानी उच्च अधिकारी ने भी सलाह दिया कि आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। कम्युनिस्ट, अब आगे क्या है, कम्युनिस्टों का संग साथ एक सरकारी अफसर के लिए ठीक नहीं था। देखिए, मतलब बत्रा मेहता भी कहे उन बत्रा मेहता उनसे कहते हैं कि कम्युनिस्टों का संग साथ एक सरकारी अफसर के लिए ठीक नहीं है। काफ़ी दौड़ धूप के बाद उसे पंचकुइया रोड पर एक मकान मिल गया, ठीक है। अब वो मकान खोज रही थी, दूसरा मकान, अब उसे मकान मिल गया। उसने सहारे के लिए सीता और उसकी माँ को अपने ही साथ रख लिया, ठीक है। अब देखिए, सीता और उसकी माँ यानी उसकी माँ का नाम पूरन, ये कौन है मैं बता चुका हूँ इसको, ये पूर्व प्रकरणों में इनका नाम आ चुका है। सीता मतलब सीता का परिचय पहले प्रकरण में आया था कि वह पुराण देई की 15 साल की बेटी है और उनकी आर्थिक स्थिति देश के विभाजन के बाद बहुत दुखद हो गई है और खाने के लाले पड़ गए हैं, ऐसे रूप में बीच में इसका वर्णन आया था। और संभवतः पूरन देई एक सरकारी मतलब सॉरी सफाई कर्मचारी है, मतलब जो पूरन देई है वो सफाई कर्मचारी है, उनकी स्थिति खराब है, ऐसा वर्णन पहले आया था। अब उसका वर्णन फिर से यहाँ आया है, ठीक है। और बीच में हाँ, और ये जो सीता है याद रखिए, ये सरकारी ऑफिस में क्लर्क के पद पर काम कर रही है और इससे कनक का अच्छा परिचय हो चुका है। ये इससे पूर्व के प्रकरण में आया था। और जो मैंने बताया कि पूर्णदेही एक सफाई कर्मचारी है, ये बहुत पहले आया था, ठीक है। नए मकान में माथुर और नरोत्तम उससे मिलने आते रहते थे, ठीक है। तो नया मकान में अब शिफ्ट हो गई किसके साथ, सीता। मतलब अब जब तारा माफ़ कीजिएगा, हाँ, तारा तारा सही बोल रहा हूँ, तारा तारा जब नए घर में चली गई, अब उसको बड़ा पद मिल गया है भाई। भाई ऐसी वैसी नहीं, अंडर सेक्रेटरी बन गई है, बहुत पैसा मिल रहा है उसको, छोटा मोटा पद नहीं है। तो अब उसने नया घर लिया, उसमें उस घर में कौन कर रहते थे, तारा रहती थी और सीता रहती थी और उसकी माँ पूरन देवी रहती थी, यानी 3 लोग रहते थे, ठीक है। और उसके घर में ये माथुर और नरोत्तम लोग हमेशा मिलने आते रहते थे, ठीक। अब आगे चलते हैं। तारा को नया मकान दफ्तर के क्लर्क खुशीराम मेहता की सहायता से मिला था, ठीक है। तो तारा के दफ्तर में एक क्लर्क था, खुशीराम मेहता। अब इस क्लर्क के बारे में देखते हैं आगे। क्लर्क के बारे में देखते हैं। मेहता ने अपनी बेटी गुड्डी का नाम तारा के नाम पर तारा रख दिया था। यानी संभवतः ये जो मेहता था, खुशीराम मेहता था, वो तारा की बड़ी इज्जत करता रहा होगा, तभी उसने अपनी बेटी का नाम तारा रख दिया। डॉक्टर प्राणनाथ सरकार के परामर्शदाता बन गए थे। यानी याद रखिए, जो प्राणनाथ थे वो बहुत मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्राणनाथ थे उनको विश्व युद्ध के समय सरकारी सलाहकार के रूप में रखा गया था, या परामर्शदाता के रूप में कह सकते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी इन्हें आर्थिक परामर्शदाता के रूप में मतलब सरकार ने रखा था। एक दिन बत्रा साहब के आदेशानुसार आदेश हाँ, आदेशा रहना चाहिए, हाँ, आदेशानुसार तारा तारा पूरा ब्यौरा और रिपोर्ट तैयार कर उनके दफ्तर में ले गई। बत्रा साहब उसके वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है। किसके, तारा के वरिष्ठ अधिकारी बत्रा साहब है। तो उनके आदेशानुसार मतलब उन्होंने आदेशित किया था कि तुम्हें पूरा ब्यौरा रिपोर्ट बनाना है और रिपोर्ट उनके दफ्तर, अच्छा उनके दफ्तर, हाँ, मतलब बत्रा साहब के दफ्तर जब पहुंची रिपोर्ट बना के, तो दफ्तर में वो डॉक्टर प्राणनाथ को तारा ने देखा और प्राणनाथ ने भी तारा को देखा। दोनों अचंभित हो गए, ठीक है। पानी कहाँ से गिर गया, दोनों अचंभित हो गए। डॉक्टर नाथ तारा को देख आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हाँ, वास्तव में डॉक्टर प्राणनाथ को ज़्यादा अचंभा लगा, तारा को तो उतना अचंभा नहीं लगा, बस उसको थोड़ा सा मतलब
वो हुआ होगा कि अचानक से कैसे मिल गए, मतलब कौन कहाँ, चूँकि विभाजन के बाद इतनी मतलब अफरा तफरी हुई थी लोगों की कि कौन कहाँ गया कुछ पता ही नहीं था। तो तारा जब नाथ से मिली तो तारा को तो उतना आश्चर्य नहीं हुआ, डॉक्टर नाथ को इसलिए हुआ क्योंकि तारा के बारे में सूचना या उनको यह मिली थी कि तारा की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो डॉक्टर नाथ को बड़ा झटका लगा। उन्होंने तारा के मर जाने के संबंध में उड़ी अफवाह के संबंध में उससे पूछा। फिर डॉक्टर ने अपने भारत आने की पूरी दास्तान सुनाई। वह प्रोफेसर प्रोफेसर सालिक के साथ पंचवर्षीय योजना पर काम कर रहे थे। यानी वो एक और प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर सालिक, ठीक है। इसको टिक कर देता हूँ, प्रोफेसर प्रेयर, ये बन जाओ बन जाओ बन जाओ खुदा सिम सिम, ठीक है। तो प्रोफेसर सालिक के साथ पंचवर्षीय योजना में कौन काम कर रहे थे, डॉक्टर प्राणनाथ। फिर उन्होंने उससे पूरी और पूरी उसकी उन्होंने उससे पूरी उसकी ससुराल माता पिता के संबंध में पूछा। यानी डॉक्टर प्राणनाथ ने उसके पूरे परिवार के बारे में पूछा कि तुम्हारे ससुराल में कैसे है, माता पिता क्या है, पूरी कहाँ है। और तारा ने बता दिया। तारा को सब लगभग सभी चीज़ों की जानकारी थी, ठीक है। उस दिन कोई सरकारी काम नहीं हो सका। पूरा दिन ये सब बात करने में चला गया तो सरकारी काम कहाँ होगा ऑफिस में, ठीक है। इसके बाद दोनों बाहर जाकर एक रेस्तरा में चाय पी और मतलब रेस्तरा में चाय पी और अपने अपने घर चले गए, ठीक है। सीता तारा के साथ रहते रहते पहले से संभल गई थी, परंतु अब फिर अकुलाने लगी थी, व्याकुल होने लगी थी। अब वो लगभग उसका विवाह का उम्र हो गया था। और जब ये जो 21-22 साल का समय ऐसा होता है कि मतलब कहते हैं ना कि प्रकृति ने इंसान को कुछ ऐसा ही बनाया है कि जब तक उसके शरीर में ऊर्जा रहती है तब तक उसमें काम वासना छाई रहती है। और जैसे ही उसमें क्षमता गई काम वासना की, तो उसका शरीर झुकने लगता है। तो जब 21-22 साल तक प्यूबर्टी यानी यौन परिपक्वता की उम्र आने लगती है, तब मन में तो मन बड़ा उदास रहने लगता है, तन्हाई होने लगती है। ऐसी कुछ स्थिति सीता की थी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को विजडम लिटरेचर यानी बोध साहित्य के बारे में, या व्यक्ति अपने आप को जाने यानी बोध साहित्य के माध्यम से अपने आप को जाने, तभी वह इन चीज़ों से दूर रह सकता है। अब इसीलिए दर्शन का और विजडम लिटरेचर का हमारे जीवन में महत्व है। वो इन सब परेशानियों से हमें मुक्त करता है। तो तारा के पास तो ये था नहीं, तो वह होने लगी थी व्याकुल, आकुल, ठीक है। तारा ने प्रयत्न कर मेहता यानी मेहता यानी कौन मेहता, याद रखिए, मेहता यानी खुशीराम मेहता, जो उनके क्लर्क थे, यानी क्लर्क अपने क्लर्क के मेरे लड़के के साथ उसका विवाह करा दिया, ठीक है, ठीक है। दूसरे दिन दफ्तर का काम समाप्त कर तारा रविवार को डॉक्टर नाथ को अपने यहाँ भोजन करने का आमंत्रण दे आई। यानी उसने डॉक्टर नाथ को आमंत्रित किया भोजन के लिए। डॉक्टर ने बातों ही बातों में कहा कि उसकी बीवी को तो किसी बात का सलीका नहीं है। यानी उन्होंने अपनी बीवी के बारे में कह दिया कि मेरी बीवी जो है वो उसको तो बात करने का सलीका भी नहीं, वो कैसे आएगी खाना खाने। सुनकर तारा को विस्मय हुआ, विस्मय नहीं होता, विस्मय होता है, विस्मय सुनकर तारा को विस्मय हुआ और उसने डॉक्टर से कहा कि वह भाभी जी से उसे मिलाए। अच्छा, मतलब उसने कहा कि भाभी जी से मिलाइए डॉक्टर साहब। एक दिन मर्सी ने तारा को अपने घर मिलने बुलाया। अब एक दिन क्या हुआ, मर्सी और कौन कौन रहते थे, मर्सी और डॉक्टर चड्ढा रहने लगे थे अब एक साथ। तारा ने उनका घर छोड़ दिया था, उसने नया मकान ले लिया था। तो एक दिन अब मर्सी को भी याद आने लगी होगी तारा की, तो उसने बुलाया तारा को, आ जाओ यार तारा। अरे यार ये क्या क्या कर दिया। मतलब एक दिन मर्सी ने भी तारा को बुलाया कि बहुत दिन से उनकी भेंट नहीं हुई थी, तो तारा भी उनसे मिलने चली गई। मर्सी ने उससे तिवारी के साथ विवाह करने के संबंध में पूछा। तिवारी कौन है, मैं बता चुका हूँ। तिवारी कौन है, तिवारी वो है ना, क्या बोलते हैं, इसका इतिहास का प्रोफेसर है अलीगढ़ में, तिवारी, ठीक है।
उसका नाम कुछ था, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो तिवारी जो था वो इतिहास का प्रोफेसर था अलीगढ़ में, जो उससे मिलने आता था। तो मर्सी ने पूछा कि तिवारी के साथ तुम्हें विवाह करना है भी या नहीं। तारा ने साफ इनकार कर दिया। मिसेस तारा ने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, तारा ने साफ इनकार कर दिया। मिसेस अग्रवाला तारा से संपर्क बनाए रखती थी, यानी अग्रवाला का भी संपर्क था तारा से। उसने उनके बुलाने पर तारा एक दिन उनके यहाँ गई, यानी मिसेस अग्रवाला के घर गई। वहीं उसने डॉक्टर श्यामा और मिस्टर डे को लेकर अनर्गल बातें सुनी, यानी उसने डॉक्टर श्यामा और मिस्टर डे के बारे में गंदी बातें सुनी, कुछ अनर्गल, कुछ व्यर्थ की बातें सुनी। कहाँ? मिसेस अग्रवाला के यहाँ। ठीक है। अक्सर अब इसके बाद क्या है, अक्सर मिलने पर तारा ने, अच्छा अक्सर नहीं अवसर है, माफ़ कीजिएगा मुझे यहाँ बस का लगा। अवसर मिलने पर तारा ने डॉक्टर श्यामा से इस बात की चर्चा की तो श्यामा ने अपने जीवन का सारा दुख, दैन्य, विवशता उसके सामने उड़ेल दी। सुनकर तारा कल्पना में डूब गई। दुखों और व्यथा का अंत नहीं है। कहीं शारीरिक दुख है तो कहीं मानसिक। ठीक, कहीं शारीरिक दुख है तो कहीं मानसिक। यानी अग्रवाला के घर गई तो उसको श्यामा और डॉक्टर डे के बारे में कुछ बातें पता चली। जब उसने श्यामा से पूछा कि तुम्हारे बारे में मुझे ये बातें पता चली है, क्या है तुम्हारे जीवन, मतलब तुम्हारे जीवन में चल क्या रहा है, तो श्यामा ने अपनी दुख भरी दास्तान, पूरी राम कथा उसे सुनाई। ठीक है। तो वैसी बात सही होता है कि हम कभी कभी किसी के बारे में किसी से किन्हीं से सुन लेते हैं और उस पर बिना प्रमाण के उन बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं। ये अक्सर अधिकांश बातें जो लोग दूसरों के बारे में बताते हैं वो भ्रामक ही होती है, और विशेष रूप से ऐसे लोगों से हम जब सुनते हैं जो प्रामाणिक नहीं है, तो उनसे सुनी हुई बातें अक्सर झूठी ही निकलती हैं। दिल्ली आम चुनावों के बवंडर के कारण क्षुब्ध थी। सभी लोग जानते थे कि शासन में धांधली और अयोग्यता के बावजूद विजय कांग्रेस को ही होगी, और कांग्रेस की ही होगी। विरोधी दल परस्पर एक दूसरे के दुश्मन थे। एक दिन तारा ने डॉक्टर नाथ को फ़ोन कर मिलना चाहा और आग्रह किया कि वह भाभी से अवश्य मिलवा दे, परंतु डॉक्टर नाथ अकेला ही आया। इससे तारा को बहुत बड़ी निराशा हुई। चुनाव में कांग्रेस की विजय हो चुकी थी। 30 कम्युनिस्ट चुनकर लोकसभा में आ गए थे। फिर सारा काम पूर्ववत चलने लगा। तारा को बदली क्या, अच्छा तारा को नहीं यार, ये मात्रा मुझे समझ नहीं आता, बहुत सारा ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ बस स्पष्ट रूप से लिखा नहीं होता। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, तारा की बदली उद्योग और व्यापार विभाग में हो गई थी। यानी अब तक वो एक दूसरे विभाग में करती थी सेक्रेटरी के रूप में, लेकिन अब उसकी तारा की बदली हो चुकी थी उद्योग और व्यापार विभाग में। एक दिन नरोत्तम ने उसे बताया कि डॉक्टर नाथ अविवाहित हैं। क्योंकि देखिए नरोत्तम डॉक्टर नाथ से अच्छी तरह परिचित था। तो एक दिन नरोत्तम ने बताया कि डॉक्टर नाथ का अविवाहित है। सुनकर तारा अचंभित हो गई थी। अरे यही कैसा हो सकता है, डॉक्टर नाथ ने तो मुझसे उस दिन कहा था कि मैं अपनी पत्नी की हरकतों से परेशान हूँ। तो सोचने लगी तारा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब डॉक्टर प्राणनाथ मुझसे क्यों झूठ बोलेंगे, और इस मामले में, और मैं उनकी लगती कौन है कि वो मुझसे ये बात छुपा कर कुछ पा लेंगे। उसको बड़ा विस्मय हुआ। और अक्सर जब कोई ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है ना जो झूठ नहीं बोल सकता, तो हमें बड़ा विस्मय होता है। कुछ ही दिनों पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक व्यक्ति पर मैं, मतलब काफ़ी मुझे भरोसा था, और उसने अचानक से झूठ बोला, और मैं सन्न रह गया कि ये व्यक्ति कैसे झूठ बोल सकता है। तो कभी कभी हम लोगों पर भरोसा करने लगते हैं कि ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन कभी कभी और अक्सर बहुत सारे लोग झूठ बोल देते हैं हम लोगों से, और अनावश्यक चीज़ों पर, तो हमें बड़ा क्रोध भी आता है। तो वैसे ही तारा को बहुत गुस्सा भी आया और विस्मय भी हुआ। ठीक है। मिलने पर अब तारा बहुत स्वाभिमानी लड़की थी, तो उसने डॉक्टर को उलाहना दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। ठीक है, उलाहना दिया। तो तब डॉक्टर ने बताया कि वह बीबी तो उनका बुढ़ा अर्दली भूप सिंह है। ठीक है,
मतलब उनकी संभवतः ये बीवी का मतलब उनका बुढ़ा यानी संभवतः उनके पिता का नाम होगा, मतलब ये बुढ़े से तात्पर्य उनके उनके पिताजी से है। तो बूढ़े अर्दली सिंह यानी उनके पिता अर्दली सिंह, मतलब वो बीवी के मतलब वो अपने पिता से परेशान थे। तो लोग बीवी से परेशान होते हैं, तो उन्होंने अपने पिता को ही बीवी के रूप में प्रस्तुत करके ऐसा मतलब एक तरह से व्यंग्यात्मक रूप में कहा था कि मैं मतलब मैं अपने बीवी की हरकतों से परेशान हूँ, यानी अपने पिता को बीवी के रूप में मतलब अपने पिता की व्यंजना बीवी के रूप में करके उन्होंने ये कथन कहा था मतलब तारा से कहा था कि मैं अपनी बीवी की हरकतों से परेशान हूँ। ठीक है, अब हम पहुँच चुके हैं 12वें प्रकरण की ओर। अब इसके बाद प्रकरणों का जो आकार है वो छोटा होने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ क्यों दर्द हो रहा है यार। ओह, चलिए। अब पुरी और नैयर में आत्मीयता बढ़ गई थी। देखिए, पुरी और नैयर में आत्मीयता बढ़ गई थी। पुरी उसका कृतज्ञ भी था, परंतु उसके द्वारा किए गए पुराने उपेक्षा भरे व्यवहार और अपमान के कारण उससे क्रुद्ध भी था। क्योंकि कई बार जब पुरी और कनक के बीच दोस्ती का या फिर परिचय का संबंध था, तो और जब कई बार जब नैयर ने पुरी और कनक को बाहर घूमते हुए देखा था, तो पुरी को बहुत फटकार लगाया था। तो इन सब अतीत की जो यादें थी, ये सब जो अतीत की यादें थी, इसके कारण पुरी को कभी कभी नैयर पर गुस्सा भी आता था। लेकिन वो नैयर के जो उपकार है, जैसे कि नैयर ने उसे जेल से छुड़वाया था, और जो उसका प्रेस था, मतलब प्रेस था, जब वह घोटाले में मतलब उस पर उसके प्रेस पर जब न्यायालय ने दावा कर दिया था, यानी एक व्यक्ति ने क्या किया था कि एक जो उसका मतलब जिसके साथ पुरी ने व्यापार प्रेस का काम शुरू किया था, यानी रिखी राम के साथ जो प्रेस का काम शुरू किया था, उसमें रिखी राम ने धोखा दिया था। उसने प्रेस के नाम पर कुछ पैसे उधार लेकर रफू चक्कर मतलब उसने कुछ पैसे उधार ले लिया था और रफू चक्कर हो गया था। इसके कारण जिस व्यक्ति ने उधार लिया था उसने उसके प्रेस पर दावा किया, यानी पुरी के प्रेस पर दावा किया। तो अंत में नैयर ने उसकी सहायता की, क्योंकि नैयर जो था वो वकील था, बहुत लोकप्रिय वकील था और मतलब बहुत कुशल भी था। तो उस इसमें पुरी की सहायता नैयर ने की थी। तो नैयर ने उसकी कई बार सहायता की थी, इसलिए वह उससे दबा हुआ मतलब उसके प्रति कृतज्ञ था। ठीक है, तो अब नैयर की भी वह कुछ मतलब सहायता करना चाहता था, ताकि वह उसके कृतज्ञता के भाव से छूट सके। ठीक है, आमतौर पर लोगों में ये प्रवृत्ति होती है। वह नैयर के लिए कुछ करके उसके सम स्तर पर हो जाना चाहता था। उसने नैयर पर एक एहसान करना चाहा, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। नैयर का छोटा भाई लेफ्टिनेंट राजेंद्र नैयर छुट्टी पर आया तो कनक से मिलने उसके घर भी आने लगा। नैयर का भाई लेफ्टिनेंट राजेंद्र नैयर छुट्टी पर आया। ठीक है, छुट्टी पर आया तो कनक से मिलने। अच्छा, कनक से क्यों मिलने आया? अच्छा, मतलब नैयर का भाई यानी कनक के जीजा जी का भाई जब छुट्टी पर आया था नैयर के घर। ठीक है, यानी छुट्टी पर वो अपने घर आया था, तो कनक से मिलने गया था। कनक से क्यों मिलने गया? कनक से क्यों मिलने गया? हाँ, मतलब एक तरह से रिश्तेदार थे तो मिलने गया होगा। तो पुरी की छोटी बहन उषा भी वहीं रह रही थी, यानी अच्छा, यानी जो देखिए पुरी की एक छोटी बहन भी थी। मतलब पुरी की एक बहन तो तारा थी, हम जैसे कि जानते हैं, और पुरी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम उषा था। वह अभी जयदेवपुरी के साथ जालंधर में थी। तो जब नैयर का भाई छुट्टी के समय पुरी के घर घूमने या फिर कुछ भी ऐसे ही टहलने चलते टहलते पहुंच गया था, तो उसकी मुलाकात उषा से हुई। उषा जवान लड़की थी। और राजेंद्र नैयर यानी नैयर साहब का जो छोटा भाई था राजेंद्र नैयर, वो भी जवान था। दोनों की आंखें लड़ गई, और ये लड़ी हुई आंखें
ये बहुत कुछ करा दिया। देखिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। उन दोनों की सगाई कर दी गई। उषा के विवाह पर कनक ने तारा को बुलाने का आग्रह किया तो पुरी ने उसे डांट दिया। पुरी हमेशा डांटते रहता था कनक को। देखिए सितंबर में माँ की तबीयत खराब होने की सूचना पाकर कनक यानी कनक की माँ की तबीयत खराब हो गई। और कनक का परिवार जो था वो कहाँ रहता था, वो दिल्ली में रहता था। तो जब उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई तो क्या हुआ देखते हैं। मतलब दिल्ली जाना मतलब उसने दिल्ली जाना चाहा, परंतु परंतु पूरी शिमला गया हुआ था। अच्छा, पूरी शिमला को गया हुआ था। यानी जब कनक की माता की तबीयत खराब हुई जो कि दिल्ली में थी और कनक अभी जलंधर में है, ठीक है। तो कनक है जलंधर में और उसकी माँ है दिल्ली में, और कनक का पति अभी घर में नहीं है, वो शिमला गया है यानी सूत जी के पास गया है। तो अब कनक घर में अकेले है तो वो कैसे जाए। तो जाना चाहा लेकिन वो जा नहीं सकी क्योंकि उसके पति नहीं है उसके घर में, ठीक है। अक्टूबर और उसका जो पति था वो अक्टूबर में लौटा, ठीक है। और सितंबर में उसकी माँ का तबीयत ख़राब था और अक्टूबर में 1 महीने बाद लौट रहा है। अब वो मतलब उसकी कनक जा नहीं सके अपनी माँ के पास। उसी समय शीलो के भाई किशोर चंद ने बताया कि शीलो 3 बरस से गायब है। क्या है, शीलो के उसी समय शीलो के भाई किशोर चंद ने बताया कि शीलो 3 बरस से गायब है। अच्छा, मतलब उसी समय जब संभवतः जो पुरी जो कि शिमला में था, उसी समय शीलो के भाई से या तो कनक को या तो उनके पति को यानी जयदेवपुरी को पता चला कि शीलो कई महीनों से 3 बरस से, महीनों नहीं बरस यानी 3 वर्ष से गायब है, ठीक है। तो अब जयदेव यानी शीलो यानी किसकी, जयदेव की चचेरी बहन है, ठीक है। शीलो यानी उसके बड़े पापा की बेटी है। तो जब उसको किशोर चंद से पता चला 3 बरस यानी 3 वर्ष से गायब है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तारा उसे अपने साथ लिवा ले गई थी। अच्छा, तारा उसे अपने साथ लिवा ले गई थी। अब शीलो के ससुराल वाले संबंध विच्छेद करने की धमकी दे रहे थे। यानी देखिए, यानी क्या हो रहा था कि चूँकि शीलो अपने ससुराल को छोड़कर जा चुकी थी और इसमें उसकी सहायता तारा ने किया था। और तारा ने भी सहायता इसलिए किया था क्योंकि उसका जो शीलो का जो पति था वो उसको मतलब एक तरह से प्रताड़ित करने लगा था कि ये जो बच्चा है वो रतन का है, तुम रतन के घर में ही जाकर रहो, तुम मेरी बीवी नहीं हो, फलाना हो ढिमका हो। तो शीलो का भी अब अपने पति के साथ रहना दुश्वार हो गया था। तो उसने तारा की मदद ली और उसने उस घर छोड़ दिया और रतन के साथ रहने लगी थी। तो यहीं इसी बात की घटना से ये जो पैराग्राफ है वो संबंधित है कि मतलब उसका बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि इधर सीलो और तारा के बीच जो हुआ वो तो बताया जा चुका है। अब इधर क्या होगा, मतलब इस घर वालों के संबंध में क्या हुआ वो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अब सीलो के मतलब सीलो के भाई, अब याद रखिएगा सीलो का एक भाई भी है। किशोर चंद ने बताया कि सीलो 3 बरस से गायब है। अब ससुराल से गायब हो चुकी है तो ससुराल वालों ने तो मायके वाले को बताया नहीं होगा कि शीलो कहाँ गई। तो तारा अब चूंकि तारा उसे लेवा ले गई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं होता क्या है। अब तारा उसे अपने साथ लेवा ले गई थी। अब शीलो के ससुराल वाले संबंध तोड़ना चाहते थे, मतलब संबंध विच्छेद करने की धमकी दे रहे थे, ठीक है। तो अब चूंकि तारा अब घर में है ही नहीं, सॉरी, शीलो अपने ससुराल को छोड़कर चली गई है। तो ये जो ससुराल वाले थे वो शीलो के माता पिता व उसके भाई को धमकी दे रहे थे कि अब हम संबंध तोड़ देंगे। अब आपकी मतलब अगर आपकी बेटी है ही नहीं तो आपके और हमारे बीच संबंध ही कैसा। सुनकर पूरी चिंतित हो उठा। अब भाई को चिंतित होना स्वाभाविक है। भले ही उसका चचेरा भाई लेकिन भाई तो है ना। पूरी चिंतित हो उठा। किशोर चंद ने तारा के चरित्र पर लांछन लगाया। अच्छा, अब किशोर चंद देखिए, अच्छा मतलब जो शीलो को घर से भगाने में या फिर घर से दूर करने में तारा का हाथ था। अब किशोर चंद यानी शीलो के भाई ने अपनी बहन को भगाने के पीछे तारा को उत्तरदायी ठहराया और तारा को चरित्रहीन बताया और उसके चरित्र पर लांछन लगाया। सोचिए कितनी मतलब
अब उसकी बहन देखिए, लक्ष्मी जो किशोर चंद है, जो कि शीलो का सगा भाई है। अब वो उसकी बहन चली गई है छोड़कर, तो जिसने उसको घर छोड़ने में मदद किया है, जिसने उसकी घर छोड़ने में मदद की है, वह उसी को दोषी ठहरा रहा है कि इसी ने ये सब चीज़ किया और ये चरित्रहीन है। अब देखते हैं, पूरी को बहुत बुरा लगा। अब वो अपनी बहन के बारे में ऐसा सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा? तारा तो उसकी बहन है ना, कि जयदेव पुरी की सगी बहन है, तो उसको बड़ा बुरा लगा। पुरी ने कनक से कहा कि वह पुरी ने अच्छा मतलब पुरी ने अपनी पत्नी कनक से कहा कि वह किशोर चंद और हरि के साथ दिल्ली जाकर वास्तविकता का पता लगाए। अच्छा, मतलब क्या है कि किशोर चंद कहाँ है, याद रखिए, किशोर चंद उसका भाई है। वो किशोर हरि के साथ दिल्ली जाकर, अच्छा किशोर चंद भी संभवतः दिल्ली में नहीं रहता, क्योंकि जो ये मतलब जो शीलो का परिवार है वो संभवतः किसी दूसरी जगह में रहता होगा। तो पूरी कनक से कहता है कि देखो मैं काम में व्यस्त हूँ, तुम हरि और किशोर चंद यानी शीलो के भाई के साथ दिल्ली जाओ और वहाँ पता लगाओ। ठीक है, तो पता लगाने के लिए कहा। कनक दिल्ली जाकर रतन से मिली। अब रतन और ये सब यहीं रहते थे, कहाँ रहते थे? दिल्ली में। यानी शीलो का जो ससुराल था वो दिल्ली में था, मतलब अभी उनका ससुराल की स्थिति थी दिल्ली, यानी उनके ससुराल दिल्ली में था और रतन भी दिल्ली में रहता था, तारा भी दिल्ली में रहती थी। तो पूरी ने कनक को भेजा दिल्ली, ठीक है, कुछ लोगों के साथ। किसके साथ? किशोर चंद और हरि के साथ। उसने शाम को तारा के यहाँ ले चलने का वायदा किया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पहले तो वो रतन से मिली, रतन, ठीक है। अब रतन ने कहा कि रतन से उसने कहा कि मुझे तारा से मिलना है। तो रतन ने कहा ठीक है, मैं तुमको शाम को चलते हैं तारा के घर, ठीक है। अब उसने फ़ोन कर कनक के आने की सूचना तारा को दे दी। यानी रतन ने तारा को पहले ही फ़ोन करके बता दिया कि देखो कनक जलंधर से आ गई है तुमसे हमसे मिलने के लिए, तो वो हमसे मिल चुकी है, अब तुमसे भी मिलना चाहती है। तो उसने यानी किसने, यानी मतलब रतन ने कनक के मिलने से पहले ही तारा को बता दिया कि कनक तुमसे मिलने आई है और वो आज शाम को आने वाली है। कनक और तारा 5.5 वर्ष बाद मिली थी, ठीक है, बहुत लंबे समय बाद मिली थी। कनक के साथ उसकी बेटी जया भी थी, यानी कनक की एक बेटी हो चुकी थी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वह गर्भवती थी बीच में, तो उसकी एक बेटी भी थी। और साथ ही कनक के साथ कंचन भी थी। अच्छा, मतलब कनक की जो छोटी बहन है कंचन, तो वह मतलब कनक की छोटी बहन भी थी उसके साथ। वे लोग चाय पी रही थी वे लोग चाय पी रही थी कि वे लोग चाय मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए, वे लोग चाय पी रही थी, वे लोग चाय पी रहे थे, ऐसा होना चाहिए। वे लोग चाय पी रही थी कि नरोत्तम आ गया, ठीक है, नरोत्तम आ गया। नरोत्तम कौन है? तारा के घर में हमेशा आने जाने वाला व्यक्ति है। कंचन ने उसे बताया कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण वह एक कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ा रही है। कंचन, अच्छा कंचन कनक, अच्छा ऐसा। यानी कनक का परिवार भी अभी थोड़ा आर्थिक तंगियों से जूझ रहा है, तभी कंचन को अपने परिवार की सहायता करने के लिए एक कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ रहा है। यह बात नरोत्तम को गड़ गई, यानी मतलब चुभ गई एक तरह से, ठीक है। तारा और कनक बात करने दूसरे कमरे में चली गई। अब चूँकि कनक उससे पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहती थी तारा से, तो वो दूसरे कमरे में चली गई। तारा ने शीलो की परिस्थिति और रतन के पुराने संबंधों के बारे में बताते हुए कहा कि शीलो अब रतन के साथ खुश है। अच्छा, शीलो अब रतन के साथ खुश है, यानी उसके जो शीलो है उसके और उसके पति के बीच संबंध विच्छेद हो गया है, और शीलो अब कभी भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और वह रतन के साथ सुखी है। उसने दोनों को केवल मिला दिया था, मतलब वो बोल रही कि मैंने बस काम इतना किया कि मैंने बस दोनों को मिला दिया, ठीक है, इसमें उसका कोई दोष नहीं।
कनक ने बताया कि सोमराज जालंधर में है। अच्छा, कनक ने बताया कि देखो सोमराज जालंधर में है, हाँ वो तो पता है मुझे, ठीक है। तो कनक ने बताया कि देखो उसका पति सोमराज अभी जालंधर में है। जालंधर नहीं होता है, जालंधर होता है। कई बार इसे जालंधर भी बोलते हैं, लेकिन जालंधर है वास्तव में, ठीक है। तो कनक ने बताया कि सोमराज जालंधर में है, जालंधर में है। सुनकर तारा ने कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, यानी तारा को भी अब अपने पति से कोई मतलब नहीं। देखिए, मतलब तारा भी गरिमावान व्यक्ति है, मतलब गरिमावान व्यक्ति है, यानी गरिमावान स्त्री है, ठीक है। उसने कहा कि वह अपने भाई का विश्वास करके ही मारी गई थी। देखिए, क्या हुआ था कि जब तारा का विवाह हुआ था सोमराज के साथ, तो तारा ने कितना विरोध किया था अपने भाई का, मतलब अपने भाई से कहा था कि बचा लो बचा लो, मतलब वो विवाह नहीं करना चाहती, अपने भाई को बोल रही थी। और मुझे ये भी समझ नहीं आता है कि वह विवाह की तैयारियों में सहायता क्यों कर रही थी, उसे तो विद्रोह कर देना चाहिए था। संभवतः इसके पीछे उसका अतीत कारण रहा हो, जहाँ उसे हमेशा दबाया गया हो और उसका आदत ही पड़ गया था दबने का, तो इस कारण वह कुछ नहीं कर सकी। उसके भाई जो कि काफ़ी कुछ कर सकता था, उसने भी कुछ नहीं किया। तो इसके कारण वह अपने भाई से नाराज़ थी, ठीक है, यानी जयदेवपुरी से नाराज़ थी। और अपने पति से तो नाराज़ थी। और आगे देखते हैं। भाई ने उसके विरोध में कोई सहारा नहीं दिया था, ये तो ठीक है, भाई ने उसके विरोध में कोई सहारा नहीं दिया था, ठीक है। तारा ने कनक और कंचन को दूसरे दिन खाने पर बुलाया। तारा देखो, कनक और कंचन पहुंचे हैं दिल्ली तारा से मिलने के लिए। तो तारा ने दूसरे दिन, संभवतः ये कहीं ठहरे होंगे, तो तारा ने पूरा पुनः बुलाया उनको खाने के लिए। नरोत्तम उन्हें अपनी गाड़ी में छोड़ गया। अच्छा, वहाँ से लौटकर कनक ने किशोर चंद को बताया। अच्छा, मतलब वापस जब जाते समय कनक और कंचन जब वापस लौटने लगे, तो नरोत्तम ने उन्हें गाड़ी में बैठा दिया, यानी ट्रेन में बैठा दिया। वहाँ से लौटकर कनक ने किशोर चंद, जो कि शीलो का भाई है, सगा भाई है, ठीक है, यानी शीलो का भाई है, उसको बताया कि शीलो के पति ने शीलो को छोड़ दिया था, इसलिए वह रतन के पास चली गई। अच्छा, मतलब उसने भाई को स्पष्ट बताया कि देखो तुम्हारी बहन इसलिए छोड़ के चली गई है क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए वह रतन के पास चली गई। अब वह लौट नहीं सकती, उसके दो बच्चे हैं। अच्छा, वह क्रोध से चुपचाप लौट गया। उसका भाई भी सहम गया कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या। और उसका भाई अब तक अपनी बहन पर ही क्रोध कर रहा था, ठीक है। अब जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब सुलझ गई। आगे देखते हैं होता क्या है। कनक ने जालंधर पहुंच पूरी को सारी बातें बताई, ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया। उसने तारा और शीलो दोनों की प्रशंसा की। हाँ, कनक ने, सही बात है, दोनों ने काबिले तारीफ काम किया था। तारा ने तो विशेष रूप से, शीलो ने तो कम से कम प्रकट किया था कि मुझे ये परेशानी है, और उसने तारा के कहे अनुसार निर्णय भी लिया। बस इसी को लेकर दोनों में ठन गई। अब जब कनक शीलो और तारा की प्रशंसा करने लगी, तो इसके कारण और जब उसने प्रशंसा किया होगा तो जयदेवपुरी को चुभा हुआ होगा, क्योंकि तारा की प्रशंसा करना एक तरह से उसका अपमान करना है, क्योंकि तारा ने जो जो निर्णय लिया था वो उसके भाई के विरुद्ध था। तो जब कनक ने उसकी प्रशंसा की, उसकी छाती पर तो छुरा चल गया होगा। दोनों के बीच फिर से युद्ध छिड़ गया, बोलचाल बंद हो गई। गिल ने कनक को बताया, यानी प्रीतम सिंह गिल ने कनक को बताया कि पूरी अब थोड़ी सी पूंजी वाला बन जाने से बदल गया है। मतलब संभवतः उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी, यानी किसकी, पूरी की। और वह उलट पुलट से घबराता है, यानी घबराता है, ये कड़ा क्यों लिखा है नहीं पता, संभवतः उस समय यही शब्द प्रयोग किए जाते हुए होंगे। तो वह उलट पलट से घबराता है। उसका आगे लिखा है, तुम बेकार में उसे चिढ़ा देती हो, यानी बीच बीच में जो तारीफ़ें कर देती है ना, मतलब उसकी जो पत्नी है कनक, वो कई बार उसकी स्थिति के बारे में तारीफ़ कर देती है कि आप तो एक प्रेस के मालिक हैं, ऐसा ऐसा कुछ करती होगी। तो
इस ये जो बातें हैं वो उसे बहुत चिढ़ा मतलब इन बातों से उसे बहुत चिढ़ होता था, कि इसको, जयदेवपुरी को। गिल ने दोनों को स्नेह मतलब क्या लिखा, कनक ने कहा कि मैंने झूठ को सहने के लिए सबका विरोध नहीं किया था। अच्छा, मतलब कनक और गिल के बीच बातचीत हो रही है, कि कनक बता रही है कि देखो मैंने झूठ की सहने के लिए सबका विरोध नहीं किया था। यानी सबका विरोध मतलब एक समय था जब कनक ने सबके विरोध में जाकर मतलब अपने मन की, मतलब अपनी इच्छा को मानकर, यानी उससे उस समय जयदेवपुरी पसंद था, तो सभी सभी झूठ को सहने के लिए। अच्छा, यानी वो बोल रही है कि मैंने ये जो मेरे साथ हो रहा है इसके लिए मैंने सबका विरोध नहीं किया था, मतलब अपने पूरे परिवार से लड़ाई करके सब लोगों से जूझ कर उसने विवाह किया था जयदेवपुरी से। तो बोल रही कि क्या मैंने ये दिन देखने के लिए ये सब लोगों से विद्रोह किया था। आगे देखते हैं होता क्या है। गिल ने दोनों को स्नेह स्नेह से डांटते हुए समझाया, तो पूरी कुछ खुला। अच्छा, गिल ने दोनों को डांटा, मतलब गिल बड़ा इन दोनों के बीच मीडिएटर का काम कर रहा था। कनक को अच्छा लगा, पूरी विधानसभा के लिए चुन लिया गया था। एक दिन एक सिख उसके घर के सामने धरना देकर बैठ गया कि जब तक सरकार द्वारा छीनी गई उसकी ज़मीन उसे वापस नहीं मिल जाएगी। अच्छा, चूंकि यह विधानसभा का मेंबर बन गया था, तो उसके सामने एक व्यक्ति आके, एक सिख ने बैठ गया कि भाई जब तक मेरी ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक वह नहीं उठेगा। पुरी ने उसे बहुत समझाया, वह नहीं माना, तो पुरी ने पुलिस बुलाकर उसे जेल भिजवा दिया। एक दिन पुरी की अनुपस्थिति में कनक ने नाजी एक जो कि पत्रिका है का संपादकीय लिखते हुए राष्ट्रीयकरण और इवेक्वी जमीन के बंटवारे पर एक तीखा लेख लिखा। उसे पढ़कर पुरी और सूद जी दोनों ही खिन्न और नाराज़ हो उठे। सूद जी ने धमकी दी कि दोबारा ऐसा होने पर प्रेस में ताला लगवा देंगे। यानी अब इनके बीच और जो कटुता थी वो बढ़ने लगी। देखिए, अब ये जो घटना है ये तो उतना छोटा है, ये तो उतना महत्व का नहीं है, क्योंकि विधानसभा सदस्य बना तो ये सब घटना होना स्वाभाविक ही है। तो ये बात इसमें महत्वपूर्ण नहीं वाला। तो एक दिन गलती से, मतलब कुछ कारणवश, कनक ने नाजिर का संपादकीय लिख दिया और उसमें राष्ट्रीयकरण और इक्वेवी ज़मीन के बंटवारे के बारे में तीखा लिख दिया, जो कि कांग्रेस के विरुद्ध था। सूद जी कांग्रेस के व्यक्ति थे। अब उनको ये बात तीर की तरह चुभ गई। अब उन्होंने धमकी दे दी कि अगर तुमने ऐसा, मतलब ऐसा लेख अगर छपा तो ताला लगवा देंगे प्रेस में। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ, घटना क्या हो रही है, ये सब बातें समझ में आ रही है ना। बहुत बहुत जटिल है। आप अंत में पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि दिमाग घूम जाता है, मतलब बहुत यहाँ वहाँ, ये बहुत लंबी कहानी है। जगहें इतनी ज़्यादा बदल रही, कभी हम दिल्ली जा रहे हैं, कभी जालंधर जा रहे हैं, कभी लखनऊ जा रहे हैं, कभी लाहौर जा रहे हैं, तो कभी शिमला जा रहे हैं, तो कभी नैनीताल जा रहे हैं, तो कभी अलीगढ़ जा रहे हैं। जगहें ऐसे बदल रही है कि यहाँ वहाँ इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। ठीक है, शिमला में पुरी को उर्मिला मिली। अच्छा, शिमला में पुरी को उर्मिला याद रखिएगा, पुरी सूत जी से मिलने शिमला जाया करता था, वहाँ उनको उर्मिला मिली। उर्मिला कौन है? उर्मिला वह लड़की है। उर्मिला कौन है? उर्मिला उर्मिला के बारे में बता देता हूँ कि जब कनक पुरी के घर में पहुँची थी, तो जो लड़की उसके साथ, पुरी के साथ वहाँ थी, वो उर्मिला ही थी। तो शिमला में पुरी की भेंट उर्मिला से हुई। पुरी ने उसके प्रति पुनः झुकना चाहा, परंतु वह विमुख रही। यानी अब उर्मिला को समझ में आने लगा था जीवन का सत्य। ठीक है, अब वह विमुख परंतु वह विमुख ही रही। फिर उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली। अच्छा, डॉक्टर से शादी कर ली, वाह। इस समाचार को सुन पूरी खिन्न मनस्थिति में घर लौटा। कनक दफ्तर जा चुकी थी। यह देख पूरी ने सोचा कि कनक को अब दफ्तर के भार से मुक्त घर पर ही रहना चाहिए। यानी उसको लगने लगा, वो उसमें भी पुरुषवादी मानसिकता थी कि घर स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए, तो वो भी सोचने लगा
कि अब इसको तो भाई घर में ही रहना चाहिए, ये अपना चूल्हा चौका देख के बच्चे पाले, बच्चों और बच्चों को बड़ा करे, यही उसकी जिम्मेदारी है। उसका मानना यही था। तो क्या हुआ, एक सेकेंड यार, इतना संभवतः आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मैं मतलब मेरा जो चेहरा, क्योंकि कैमरे की वजह से, धूप की रोशनी की वजह से कैमरा अच्छा नहीं दिख रहा है, कैमरे में मेरी छवि अच्छी नहीं आ रही है। चलिए छोड़ते हैं इसको, हटाइए, पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बता दिया कि इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो रही है और सब। अब जो पुरी है वो शिमला लौट चुका है। कनक दफ्तर और वो सोच रहा है कि अब ये कनक है, उसको घर में बैठा दिया जाए, उसको बाहर काम में भेजना उचित नहीं। रात को उसने यही बात कनक से कही तो कनक ने नाजिर को छोड़ने में अपनी व्यवस्था प्रकट की। हाँ मतलब वो भी कहने लगी कि मुझे भी छोड़ना ही है, व्यवस्था प्रकट की। इस व्यवहार से पूरी पूरी खिन्नता महसूस करने लगा, मतलब वो छोड़ने लगा। अब कभी भी देखो, अब उसकी मर्जी का हो रहा है तब भी वो, उसका पति प्रसन्न नहीं है, देखिए। वह अब वह कनक से रूखा व्यवहार करने लगा। तीसरे दिन गिल के पूछने पर कनक ने स्पष्ट कह दिया कि उसका इस घर में रहना संभव नहीं है। यानी अब उनके बीच इतनी तकरार आ चुकी थी कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकती थी। यानी कनक का कहना था कि अब वह जदियोपुरी के साथ उसके घर में नहीं रह सकती, और गिल से उसने यह स्पष्ट कह दिया था। आगे देखते हैं क्या होता है। तारा को डॉक्टर नाथ पर क्रोध था। तारा को डॉक्टर नाथ पर क्रोध था। अब क्यों क्रोध था वो आगे पता चलेगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मिसेस अग्रवाला के यहाँ डॉक्टर के साथ लौटते हुए जब डॉक्टर ने उससे ससुराल के संबंध में पूछा तो तारा ने विवाह से लेकर अंत तक की सारी घटना संक्षेप में बता दी। यानी एक दिन क्या हुआ था कि अग्रवाला के यहाँ तारा और डॉक्टर प्राणनाथ भोज के लिए गए थे, ठीक है। तो आते समय तारा ने पूरी अपनी विवाह के से लेकर पूरी घटना बता दी, क्योंकि विवाह से पहले की घटना तो डॉक्टर प्राणनाथ डॉक्टर प्राणनाथ अच्छी तरह से जानते थे। तो बाकी की घटना उन्होंने बता दी कि मैं यहाँ कैसे आई मेरे साथ और क्या क्या हुआ। डॉक्टर ने पुरी के व्यवहार पर विस्मय प्रकट किया। जब उसे पता चला कि पुरी ने ऐसा व्यवहार किया कि उसके तारा के बार बार मना करने पर भी पुरी ने विवाह को होने दिया और कुछ विरोध नहीं किया, तो इससे पुरी के व्यवहार पर बड़ा डॉक्टर प्राणनाथ को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि वो पुरी को बहुत उदार और समझदार और विवेकशील व्यक्ति समझते थे। लेकिन पुरी ने जो हरकत किया था वो बहुत ही लज्जाजनक था। उसने तारा को सारी दुख भरी सच्ची कहानी सुनने के बाद कहा कि तारा तुम बहुत बहादुर हो, साहसी हो, ठीक है, तुम बहुत बहादुर हो, साहसी हो। इसके बाद डॉक्टर सरकारी काम में कुछ हफ्ता तक बाहर रहा। मेरे को सेव पड़ता है, क्या क्या कर रहा है। इसके बाद डॉक्टर सरकारी काम से कुछ हफ्ता तक बाहर रहा, ठीक है। ठीक है यार, आँख इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। इसके बाद डॉक्टर सरकारी काम से कुछ हफ्ता तक बाहर रहा। तारा उस पर अपना अधिकार समझने लगी थी। यानी तारा डॉक्टर प्राणनाथ पर अपना अधिकार समझने लगी थी। उसने सरकार से कर्ज लेकर एक नई गाड़ी खरीद ली थी। यानी तारा ने नई गाड़ी खरीदी थी। और संभवतः इसके पास तो गाड़ी रही ही होगी, डॉक्टर प्राणनाथ इतने बड़े व्यक्ति, तो तारा ने भी गाड़ी खरीद ली थी। एक दिन उसे डॉक्टर का तार मिला कि मैं तुमसे मिलकर नहीं आ सका। अच्छा, ठीक है। अपनी कुशल और स्वास्थ्य का समाचार देना। अच्छा, पढ़कर तारा गदगद हो गई। उसका मन असीम असीम सांत्वना और शांति से विभोर हो गया, जैसे अनंत कृपा और शुभ कामना ने उसे सभी प्रकार के संकटों में शरण
दे दी हो। अच्छा, उसने तारा और पत्र द्वारा डॉक्टर को उसने तार और पत्र द्वारा डॉक्टर को अपनी कुशल सूचना भेज दी। अच्छा, यानी डॉक्टर प्राणनाथ और जो तारा है उनके बीच बहुत अच्छे संबंध बनने लगे थे। यहाँ तक कि तारा उन पर कभी कभी अधिकार भाव भी जताने लगी थी कि ऐसा करिए, और डॉक्टर प्राणनाथ भी उनसे अच्छी खासी हंसी ठिठोली करते रहते थे और उनसे बातचीत करते रहते थे। सितंबर में डॉक्टर दिल्ली लौट आए। डॉक्टर साहब बाहर गए थे, अब दिल्ली आ गए। संध्या को तारा से मिलने आए, ठीक है, संध्या को तारा से मिलने आए। तारा गदगद हो उठी। 1953 के पहले सप्ताह में के पहले जून 1953 के पहले सप्ताह में तारा को नरोत्तम से कनक की दिल्ली आने का समाचार मिला। तारा को नरोत्तम से कनक के दिल्ली आने का समाचार मिला। अच्छा, यही घटना है जो पहले ही वर्णित हो चुकी है, बस हम उसे एक तरफ से देखे थे, अब हम उसे दूसरे तरफ से देख रहे हैं, मतलब उसी घटना के बारे में कि उसने कनक से मिलने। अच्छा, पहले सप्ताह में नरोत्तम से कनक के दिल्ली आने का समाचार मिला। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये घटना के बारे में, बस हमने उसे दूसरी दृष्टि से देखा था। उसने कनक से मिलने की उत्सुकता प्रकट की, यानी तारा ने। तारा नरोत्तम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। नरोत्तम कनक को लेकर तारा के पास पहुंचता है, देखते हैं आगे क्या होता है। नरोत्तम ने कनक से बात कर तारा को बताया। नरोत्तम ने कनक से बात कर तारा को बताया कि कनक दिल्ली में ही नौकरी ढूंढ रही है। अच्छा, मतलब जब वो मिलने आए थे तो इसने नरोत्तम ने बताया था तारा को कि कनक दिल्ली में ही नौकरी ढूंढ रही है और वो अपने पति यानी जयदेवपुरी के साथ नहीं रहना चाहती, यानी कनक उसके भाई यानी तारा के भाई जयदेवपुरी के साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है। रविवार को कनक तारा से मिलने आई। कनक ने बताया कि अब वह पुरी के साथ नहीं रह सकती। उसने 5 वर्ष तक अपने को दबा कर निर्वाह की उसने 5 वर्ष तक अपने को दबा कर निवाह दिया। निवाह रहेगा, निभाह दिया, क्या रहेगा यार, ठीक है, उसका अर्थ ग्रहण कीजिए बस, कि उसने निर्वाह किया था। अब संभव नहीं है, हम लोगों की रुचि और प्रकृति एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। अब नहीं निभा सकती, ठीक है, ओके। अब नहीं निभा सकती। कनक ने तारा संबंधी कई कटु प्रसंग भी बताए। कनक ने तारा संबंधी कई कटु प्रसंग भी बताए। अच्छा, तारा को उस मतलब जैतपुरी से संबंधी कई कटु प्रसंग बताए, इसका अर्थ यही होना चाहिए। तारा को कनक के प्रति ममता और सहानुभूति तथा भाई के प्रति विरक्ति होगी। अब कोई बहन है, वो अपने भाई के प्रति ऐसे समाचार सुनेगी और वो अपने भाई के प्रति मतलब उसके भाई के द्वारा उसके स्वयं के प्रति जो रवैया है वो तो स्वयं जानती ही है कि उसके भाई ने उसके साथ विवाह के समय कैसा किया था। मतलब तारा जब विरोध कर रही थी, वो वह विवाह नहीं करना चाहती सोमराज के साथ, लेकिन उसके भाई ने कोई सहायता नहीं किया, तो वह कनक के द्वारा ये सब घटना सुनती तो उस पर सहज ही विश्वास कर लेती है और अपने भाई के प्रति उसमें विरक्ति जाग जाती है और कनक के प्रति ममता और सहानुभूति जाग जाती है। कनक तारा की गोद कनक कनक बहुत दुखी थी। वह तारा की गोद में सिर रखकर देर तक रोती रही, ठीक है। पूरी और कनक के मन मुटाव को पंडित जी भाप गए थे। वह चिंतित हो उठे। उन्होंने पुरी को बड़ा आत्मीयतापूर्ण पत्र लिखा कि वह आकर कनक को ले जाए, यानी कनक दिल्ली आ चुकी थी, यानी अपने घर चली गई थी। तो अच्छा, हाँ, चूँकि दिल्ली में कनक का घर था ना, उसके पिताजी सब यहीं रहते थे, तो पंडित जी यानी उसके कनक के पिताजी ने अपने दामाद यानी जयदेवपुरी को जलंधर में पत्र लिखा कि आप मेरी बेटी को आकर ले जाइए। पूरी तुरंत दिल्ली आ गया। अब जलंधर से सीधा दिल्ली आ गया, ठीक है। अब पंडित जी ने तारा की प्रशंसा करते हुए बताया कि वह बड़ी अच्छी लड़की है। अच्छा, तारा की प्रशंसा होने लगी ना, जयदेवपुरी आया
तो जयदेवपुरी अपने ससुर के यहाँ पहुँचाया और उसकी बहन की प्रशंसा की जाने लगी कि वो नौकरी करने लगी है और कनक की सहायता भी कर रही है नौकरी दिलाने में। सुनकर पूरी जल उठा। अब ये पूरी को अपनी बहन से बहुत चिढ़ हो चुकी थी, तो वो जल उठा कि मेरी बहन सबका अच्छा कर रही है और उसके बारे में मुझे अच्छा सुनना पड़ रहा है, और उसे यह कभी गवारा नहीं था। उसने तारा से ना मिलने का निश्चय कर लिया, यानी वो अपनी बहन से भी नहीं मिलना चाहता था। कितना अजीब इंसान है यार। पूरी के समझाने पर, अरे यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैंने मिस्टेक पढ़ा। उसने तारा से न मिल अच्छा सही तो पढ़ा, तारा से न मिलने का निश्चय कर लिया था। पूरी के समझाने पर भी कनक लौटने को नहीं मानी। अच्छा, यानी पूरी ने कनक को बार बार समझाया कि चलो जलंधर चलो, अपने घर को छोड़ो, मेरे घर चलो। लेकिन पूरी के बहुत प्रयासों के बावजूद भी कनक अपने विचारों से डोली नहीं। पूरी असफल होकर दिल्ली लौट गया। पूरी के अनुरोध करने पर कांता यानी उसकी बहन, यानी यानी कनक की बहन कांता, यानी पुरी ने अब सोचा कि अब उसकी बहन की ओर से ट्राई करना चाहिए। तो कांता, जो कि संभवतः नैनीताल में रहती थी, वह कनक को समझाने उसके घर यानी अपने घर दिल्ली आई। क्योंकि कांता और कनक बहन है तो उनका घर एक ही है, और कनक अभी अपने घर में यानी दिल्ली में है। तो कांता अपने घर यानी दिल्ली पहुंची और कनक को समझाने लगी कि तुम्हें जाकर रहना चाहिए पुरी के साथ। कनक ने उसे उर्मिला और पुरी के संबंध कनक ने उसे उर्मिला और पुरी के संबंध में बता दिया। इन्हें बता दिया कि ये लोग जब मैं नहीं थी तो इन लोग का रास लीला चल रहा था, ऐसा फलाना ढमका, और बढ़ चढ़ के बताया होगा मुझे मेरे हिसाब से। कांता भी असफल होकर जलंधर लौट गई। अब कांता को भी जब पता चला ना उर्मिला और इसके रिश्ते के बीच बारे में, तो वो असफल होकर जलंधर चली गई। संभवतः ये नैनीताल में नहीं रहते होंगे, क्योंकि अच्छा नहीं 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 नैनीताल में ही रहते थे। संभवतः ये कांता जो है वो पुरी को समझाने गई होगी कि ठीक है, जलंधर लौट गई। या फिर जलंधर में ही उसका घर रहा होगा संभवतः। तारा नरोत्तम के साथ कभी कभी क्लब चली जाया करती थी। ठीक है, तारा नरोत्तम के बीच अच्छे संबंध थे, एकदम मित्रवत व्यवहार था। कहीं मेज पर वहीं फिर कहीं क्यों पढ़ा, ओ वहीं मेज पर मेज कपूर, वहीं क्या कर रहा हूँ, वहीं मेजर कपूर से तारा की जान पहचान हो गई। अच्छा, वहाँ एक मेजर रहते थे कपूर जी, उनसे तारा की जान पहचान हो गई। कपूर ने डॉक्टर नाथ द्वारा तारा के विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। कपूर ने डॉक्टर नाथ यानी कपूर जी डॉक्टर प्राणनाथ को जानते थे, उन्होंने तारा का विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। तारा ने इनकार कर दिया, उसमें विरक्ति आ गई थी तारा में। ठीक है, क्योंकि वह अंग्रेजी ढंग के, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी ढंग का यांत्रिक रहन सहन उसे पसंद नहीं था। उन लोगों का जिनके साथ प्राणनाथ जी ने रिश्ते का प्रस्ताव भेजा था, उनका ढंग उसको पसंद नहीं था। तारा ने कपूर से न मिलने का निश्चय कर लिया। ठीक है, नरोत्तम और कंचन के परस्पर तारा नरोत्तम और कंचन के परस्पर विवाह के संबंध में सोचने लगी। अब तारा तो नरोत्तम को पहले ही ठुकरा चुकी है, अब वो सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन कंचन है, सॉरी छोटी बहन नहीं यार, उसकी छोटी बहन कैसे हुई, वो तो कनक की बहन है ना। ठीक है, तो कनक की बहन है, तो सोचने लगी नरोत्तम का विवाह कंचन के साथ करा दिया जाए। शरीर रखड़ गया। तो चलिए आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं, मतलब इसके बाद वीडियो बंद करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तारा के प्रयत्न से कनक को दिल्ली से 27 मील दूर अलीगंज में यानी तारा के प्रयत्न से कनक को दिल्ली से 27 मील दूर अलीगंज में समाज विकास केंद्र में अस्थायी नौकरी मिल गई। कनक चूँकि कनक अब नौकरी ढूंढ रही थी दिल्ली में, और पूरी उसे लेवाने के लिए आया था और हार कर चला लौट गया था। तो कनक अब नौकरी के लिए प्रयासरत थी और उसे अंत में समाज विकास केंद्र में एक अस्थायी नौकरी मिल गई, जो कि जिसके लिए उसे अलीगंज जाना पड़ा, यानी अलीगंज में उसे एक मकान लेकर रहना पड़ा, आगे लिखा भी है। वहीं उसे एक मकान और परिचालिका भी मिल गई। अच्छा, उसे मकान मिल गया, जो कि वही मैंने बताया अभी। कनक कनक जया को लेकर नौकरी पर चली गई। ये जया कौन है, ये थोड़ा सा
ढूंढने वाला है। जया कौन है? आगे देखते हैं अगर कुछ पता चलेगा। जया कनक जया को लेकर नौकरी पर चली गई। जया की, अच्छा हाँ, जया उसकी छोटी बहन है। किसकी छोटी बहन है? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। हम्म, आजा भाई आजा, आजा की तरह। अच्छा, कनक के साथ उसकी बेटी जया। अच्छा, जया कनक की बेटी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो यार एक सेकेंड। हम्म, तो याद रखिए, ये जया है, वो कौन है? इसको लिख देता हूँ। ठीक है। तो जया कौन है? कनक की बेटी है। तो जब कनक जया को लेकर नौकरी पर चली गई, यानी कनक अलीगंज में जब चली गई अपनी नौकरी करने के लिए, तो जया को भी लेकर चली गई थी। लेकिन जया की पढ़ाई बाधित होने लगी थी। तो आगे क्या है कि जया की पढ़ाई में बाधा पड़ते देख वह सितंबर में उसे माँ के पास दिल्ली छोड़ गई। यानी उसका परिवार जो था वो रहता था दिल्ली में, और वो रहती थी अलीगंज में, यानी दिल्ली के पास में एक स्थान है, वहाँ रहती थी। तो जब उसने देखा कि उसकी बेटी का पढ़ाई बाधित हो रहा है, तो उसने अपनी बेटी को अपनी माँ के पास दिल्ली में ही छोड़ दिया, और प्रति सप्ताह उसे देखने आने लगी। अब माँ का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है, तो इतना लगाव तो रहता है कि देखा। तो बार बार देखने आने जाने लगी। परंतु केंद्र के अध्यक्ष वर्मा जी ने इस पर आपत्ति की। यानी जो समाज विकास केंद्र में जो कनक कनक के जो हेड थे, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे, यानी हेड थे या फिर अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कनक की इस प्रकार बार बार नौकरी के बीच में छुट्टी लेकर वहाँ जाने और काम को बाधित करने में आपत्ति किया। तो कनक को, और धीरे धीरे अब इन आपत्तियों को देखकर कनक का मन नौकरी से खिन्न होने लगा। कनक इस नौकरी से खिन्न हो उठी। पंडित जी कंचन और नरोत्तम का विवाह करने को सहर्ष तैयार हो गए थे। अच्छा, यानी पंडित जी नरोत्तम इसका विवाह जो कि तब क्या लिखा है कि पंडित जी नर कंचन यानी कंचन यानी क्या बोलते हैं, कनक की बहन, और नरोत्तम का विवाह करने को सहर्ष तैयार हो गए थे। ठीक है। जो जैसा कि कनक कौन चाहती थी? हाँ, कनक ही चाहती थी ना। हाँ, तारा चाहती थी। हाँ, तारा, यहाँ देखिए, तारा चाहती थी कि नरोत्तम और कंचन का विवाह हो जाए, और पंडित जी भी इस बात के लिए राजी थे, यानी कंचन के जो पिता थे वो इस बात के लिए राजी थे। परंतु कंचन माता पिता को अकेले छोड़ अभी जाना नहीं चाहती थी। यानी कंचन संभवतः अभी वो थोड़ा, उसका वैसे उम्र भी कम था, तो वो अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। गिल भी नाज़िर से त्यागपत्र दे दिल्ली आ गया था। यानी गिल एक समय संपादक के रूप में काम कर रहा था नाज़िर में। अब वह जलंधर से, यानी जलंधर से नाज़िर मतलब नाज़िर पत्र से त्यागपत्र देकर दिल्ली आ गया था। ठीक है। वह 350 माहवार कमाने लगा था, यानी दिल्ली आकर उसको कुछ जॉब मिल गया था, और 350 माहवार कमाने लगा था। उसने कनक के घर की स्थिति देख कनक को सलाह दी कि वह नौकरी छोड़ दिल्ली आ जाए। यानी कनक दिल्ली से के बाहरी क्षेत्र में जिसका नाम अलीगंज है, वहाँ नौकरी कर रही थी। तो घर की स्थिति बहुत दयनीय थी कनक की। उसके पिताजी की भी स्थिति ठीक नहीं थी। पंडित जी वृद्ध हो चुके थे, और घर में भी आर्थिक तंगी होने लगी थी। तो गिल ने कहा कि तुम आ जाओ यार, और तो वह दिल्ली आ गई। इसी बीच कनक की माँ का देहांत हो गया, वह नौकरी छोड़ दिल्ली चली आई। ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब मुझे लगता है ये वीडियो बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आकर वीडियो को रोकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपको
यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो जो कमियां हैं, मुझे पता है मैं बोल अच्छा से नहीं पा रहा हूँ, संभवतः उसके पीछे कारण ये है कि मेरा उतना अभ्यास नहीं है, और कई लोग बिना अभ्यास के भी अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ अपना अधिक से अधिक बेहतर करने के लिए, और धीरे धीरे ये सुधरेगा। और आपको जो जो त्रुटियां मुझ में दिखी होंगी उच्चारण संबंधी या पढ़ने संबंधी, या फिर और क्या करना चाहिए मुझे इस तरह पढ़ाने में, ताकि और यह उपयोगी बन सके, तो वो सब जो सुझाव है उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।